तो हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेयर्स करेंगे। हम्म, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे So we offer our humble and respectful obeisances to all the teachers of our life, especially the spiritual masters and the Prabhupada and the Paraswami. We ask their blessings so that we will be able to learn this sentence and in a proper way and also live by it in our lives. Hare Krishna. तो हरे कृष्णा, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का टॉपिक है मून। आज हम मून के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। सो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस प्रभु जी। ओके। एंड मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। ओके। ठीक है, तो आज हम मून के बारे में स्टडी करेंगे कि द मून्स मिस्टिकल इन्फ्लुएंस इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी या मून का मिस्टिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है। तो मून को बोला जाता है कि द क्वीन इन रॉयल पैलेस। द रॉयल पैलेस में हर किसी के पोजीशन है। जैसे सन के बारे में हमने जाना था कि वो किंग है, राजा है। तो इसी तरह जो चंद्रमा है मून, वो क्या है? क्वीन है। क्वीन की तरह उनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंद्रमा जो सूर्य है वो मैस्कुलिन क्वालिटी रखते हैं और चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फेमिनाइन क्वालिटी। दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले हम फोर सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। हम्म तो चंद्रमा, मून, मून को सबसे पहले जिससे कनेक्ट किया जाता है वो चीज क्या है? माइंड। कि हमारा जो मन है उसको यदि देखना है, किसी के मन के बारे में एनालाइज करना है, एनालिसिस कि उसका मन कैसा है, स्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहता है, डिस्टर्ब रहता है, पीसफुल रहता है, हार्मनी रहती है, डिसहार्मनी रहती है, किस तरह का मन, ये हम देख सकते हैं माइंड से। सॉरी, ये हम देख सकते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से माइंड किस पर, किसका माइंड कैसा है, मन कैसा है, उस पर इन्फ्लुएंस कैसा है। तो इन्फ्लुएंस से मन से मतलब है कि उसकी हार्ट की फीलिंग्स कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं, उसकी डिजायर्स कैसे हैं। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। किसी को भी देखना है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है या फिर फीलिंग्स बहुत कम है, ये हमें एनालाइज करना है तो ये हम चंद्रमा की मदद से हम कर सकते हैं। कोई पर्सन ज्यादा इमोशनल है या फिर इमोशनल बहुत कम है, ये भी हम चंद्रमा से कर सकते हैं। और उसकी डिजायर्स किस तरह की है, डिजायर से स्पेशली मतलब है, डिजायर्स हर किसी की होती है, लेकिन ऐसी कौन से डिजायर है जिससे कि उनके मन को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे सूर्य में हमने बात की थी कि सूर्य भी से भी हम इंसान की इनर मोस्ट डिजायर पता कर सकते हैं। सिमिलरली चंद्रमा से भी हम इनर मोस्ट डिजायर पता कर सकते हैं। और सूर्य की डिजायर किससे कनेक्टेड है? डिजायर ऑफ द सोल। और माइंड, मन की डिजायर किससे कनेक्टेड है? चंद्रमा किससे कनेक्टेड? डिजायर ऑफ द माइंड, मन की इच्छाओं से। तो यदि हम किसी को खुश करना चाहते हैं,
किसी वैष्णव को खुश करना चाहते हैं वैष्णव कृपा लेने के लिए, या फिर हस्बैंड वाइफ है वो हस्बैंड वाइफ को खुश करना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को खुश करना चाहता है। तो खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी जो डिजायर्स हैं उन डिजायर्स को हम फुलफिल कर सकते हैं आइडेंटिफाई करके। तो चंद्रमा को देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिजायर है जो मन से उनको मिल रही है। तो देखिए सूर्य की जो डिजायर थी वो सोल तक थी, लेकिन वो सोल तक पहुंचना टफ होता है। लेकिन हम लोग मन से ज्यादा अपने आप को पहचानते हैं, है ना, जनरली। तो मन से हम अपने आप को पहचानते हैं, तो मन की इच्छा, मन की डिजायर्स हम यदि पूरी करेंगे तो व्यक्ति जल्दी खुश हो जाता है। तो किसी की ब्लेसिंग चाहिए, किसी को भी खुश करना है, तो आइडेंटिफाई कीजिए चंद्रमा पर कैसा इफेक्ट है, कहाँ पर है, और वो इंसान बहुत जल्दी खुश हो जाएगा। जैसे कि किसी के सेकंड हाउस में यदि चंद्रमा है, तो सेकंड हाउस में यदि चंद्रमा है तो उनको आप बहुत अच्छा भोजन, वैरायटी का भोजन खिलाइए, स्पेशली स्वीट ड्रिंक्स, जो मतलब लिक्विड ड्रिंक्स होते हैं, शरबत वगैरह, ये आप बना के खिलाइए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो वो ट्रैवलिंग, कई छोट कुछ जगह घुमाने लेके चले जाइए ताजी हवा में, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। यदि मन खराब है, लड़ाई हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह के हम चीजें अप्लाई करके प्रैक्टिकल जिंदगी में उनको खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर। कि चंद्रमा से हमें पावर मिलती है। पावर कैसी मिलती है, हमने देखा था सन से भी पावर मिलती है। तो यहाँ पावर से मतलब क्या है, तो देखिए पावर से मतलब है कि सूर्य से हमें जो पावर मिलती है वो मिलती है मैस्कुलिन पावर, और यहाँ हमें पावर मिलती है वो कैसी मिलती है, फेमिनाइन पावर। किसी में किस तरह की एबिलिटी है, स्किल है। तो यहाँ स्किल में हम देखते हैं मैस्कुलिन स्किल भी होती है, फेमिनाइन स्किल भी होती है। लाइक आप मुझे बताइए, यदि किसी को रंगोली बनाना आता है बहुत अच्छे से, रंगोली में बहुत अच्छा हाथ है, तो ये रंगोली वाली जो स्किल है, दिस इज अ मैस्कुलिन स्किल या फेमिनाइन स्किल, कौन सी स्किल है? फेमिनाइन। ये फेमिनाइन स्किल है ना। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्किल को। तो जितनी भी फेमिनाइन स्किल हैं वो चंद्रमा से कनेक्टेड है, चंद्रमा से रूल होती है। तो यदि किसी को पेंटिंग बनाना पसंद है, किसी को रंगोली बनाना पसंद है, कुकिंग पसंद है, जितनी फेमिनाइन स्किल हैं ये सब पसंद है, तो ये हमें पावर कहाँ से मिलती है, चंद्रमा से मिलती है। नाउ वेल्थ। हमने सूर्य में भी बात की थी वेल्थ की, यहाँ पर भी हमने बात की है वेल्थ की, ऑपुलेंट की। पर यहाँ पर वेल्थ में और सूर्य की वेल्थ में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है ऑपुलेंट या वेल्थ, लाइक कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कि हम जितना कमा रहे हैं उसमें से कितना हमारा कैश फ्लो में यूज करते हैं। कैश फ्लो मतलब हमारी कुछ डिजायर, डिजायर में यूज करते हैं। लाइक मैंने बताया, सेकंड हाउस में कोई पर्सन है तो वो खाने पे बहुत पसंद करेगा, खाने पे पैसा खर्च करेगा। थर्ड हाउस में है, घूमने में पैसा खर्च करेगा। तो कैश फ्लो अपनी डिजायर्स को पूरा करने में कितना इंसान खर्च कर रहा है, ये हम चंद्रमा से पता कर सकते हैं। और ऑपुलेंट क्यों लिखा है, ऑपुलेंट मतलब होता है कि यदि किसी पर्सन की कुछ भी डिजायर पूरी हो रही है तो ये मतलब एपुलेंट है, ऑपुलेंस है उस पर्सन का। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता, कुछ भी डिजायर पूरी नहीं होती है। तो यदि हमारी 100 में से 20, 40, 50, 60 कुछ परसेंटेज डिजायर पूरी हो रही है, इसका मतलब हम भी ऑपुलेंट की कैटेगरी में आते हैं। नाउ हाई पोजीशन। तो हाई पोजीशन क्या, क्वीन की तरह। क्वीन की तरह, जैसे कि हमने बात की थी, सूर्य यदि ताकतवर हो तो इंसान की या तो गवर्नमेंट जॉब लगती है, बड़ी पोजीशन पे होता है, या कंपनी का सीईओ होता है। तो यहाँ हाई पोजीशन किस तरह की होगी, इट्स लाइक एचआर। यदि कोई एचआर एमबीए वाला, एमबीए कर रहा है कोई पर्सन, एचआर है, तो इसका मतलब एचआर का काम क्या होता है, एम्प्लॉयज का ख्याल ख्याल रखना, उनकी टेक केयर करना, नर्चर करना। तो ये जो वर्क है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की टेक केयर करना, एचआर का वर्क, ये मून से कनेक्टेड है ना। क्योंकि मून फेमिनाइन वाली क्वालिटी देता है, तो फेमिनाइन क्वालिटी किसी पर्सन में ज्यादा है, इसका मतलब चंद्रमा उसका मजबूत है, ये हम बोल सकते हैं। नाउ विजडम। तो इंसान को जो विजडम मिलता है, सेजेसिटी। सेजेसिटी मतलब कि कितना वो सेज की तरह, लाइक सेज से हम बोलना चाहिए जो साधु व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, धीर होते हैं। तो इंसान में कितना धैर्य है, या वो बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है, कितना धैर्य है, कितना जल्दी एजिटेशन आता है, कितना विजडम है। विजडम स्पेशली बोलना चाहिए, कितना विजडम मतलब क्या होता है, पर्पसफुली अपने नॉलेज को यूज करना, यानी कि उसका किसी पर्सन का ध्यान रखना, उसको सही से गाइड करना। तो ये विजडम भी हमें चंद्रमा से मिलता है। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी ऑफ मदर। कि चंद्रमा मदर को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे सूर्य फादर के कारक होते हैं, ऐसे ही चंद्रमा मदर के कारक होते हैं। तो प्रोफिशिएंसी ऑफ मदर, मदर कितनी पढ़ी लिखी हैं, किस तरह का नेचर है उनका, क्या क्या इफेक्ट है माइंडसेट, तो माँ के बारे में भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं पर्सन, ये चंद्रमा को देखकर किसी के भी चार्ट में।
नाउ मेंटल हैप्पीनेस, कि इंसान कितना खुश है। जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था कि अब्दुल कलाम ने एक बार उन्होंने एक लेक्चर में बोला था कि द हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि जो खुशी है वो क्या है, अ, मानसिक रूप पर होती है। यदि किसी का मन खुश है इसका मतलब वो व्यक्ति खुश है, मन शांत है, अच्छा है। और किसी का मन ही खराब है तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, चाहे कितना भी अच्छा खाने को मिल जाए, कितना भी पैसा हो उसके पास। और चंद्रमा माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड का कारक है, तो इसलिए मेंटल हैप्पीनेस जो है वो हम चंद्रमा से देख सकते हैं। और सिंपल, मेंटल हैप्पीनेस लीड्स टू एक्चुअल हैप्पीनेस, जो हमें हैप्पीनेस फील होती है तो हम चंद्रमा से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फेम। तो चंद्रमा से हमें नेम फेम भी देख सकते हैं। चंद्रमा यदि अच्छी पोजीशन में है तो पर्सन फेमस होगा। अब कितना फेमस होगा, इट्स लाइक अंबानी, बिल गेट्स इस तरह होगा, या अपने ग्रुप में फेमस होगा, वो अलग अलग लेवल है। बट यदि किसी का चंद्रमा बहुत वीक है तो उसका ना फेम में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको नेम फेम में प्रॉब्लम आती है। तो चंद्रमा ताकतवर होना जरूरी है यदि फेम चाहिए। और फेम में भी हम क्या बोल सकते हैं, लाइक सूर्य से भी फेम मिलता है, चंद्रमा से भी फेम मिलता है। तो यहाँ फेम एज अ नर्चरिंग इमोशनल पर्सन, नर्चर करना पर्सन, लाइक मदरली फिगर, इस तरह का हम देखना चाहें तो इस तरह का जो फेम है, सोशल स्टेटस कैसा है, लोग कितना हमें किस नजर से देखते हैं। यदि चंद्रमा अच्छा है तो लोग देखेंगे कि ये वो पर्सन है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उससे मैटर नहीं करता। लाइक मदरली नेचर मैन में भी होता है। लाइक कुछ लोगों को जानते होंगे सोशल ग्रुप में, कि उन लोगों का नेचर कैसा है, लोगों की टेक केयर करना, हमेशा हेल्प करना, तो इस तरह से उनको फेम मिलता है। तो ये फेम भी हम चंद्रमा से देख सकते हैं। नेक्स्ट, फार्मिंग, कि खेती जितनी भी होती है तो हम देखते हैं सूर्य से जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनको क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। ये बड़े होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, जिसमें हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, उसके द्वारा ये खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद ये उससे नर्चर होते हैं, बड़े होते हैं, पेड़ बड़ा होता है, पत्तियां बड़ी होती हैं, पत्तियां हरे कलर की होती हैं क्लोरोफिल की वजह से। फल आते हैं, फल में वजन आता है, मतलब उनका वजन मास इंक्रीज होता है, ये सब सूर्य की वजह से होता है। बट उनमें जो टेस्ट आता है, उसमें जो नरिशमेंट करने की ताकत आती है, हमें विटामिन देना, नरिश करना, है ना, अलग अलग तरह की जो विटामिन के अलावा जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ये सब किसकी वजह से आते हैं, चंद्रमा की तरफ वजह से आते हैं। उनमें जो रस होता है, जूस होता है, उनकी जो खुशबू होती है, ये सब चंद्रमा की वजह से आती है। सेम फूड ग्रेन जो होते हैं, जो गेहूं चावल, इनमें जो टेस्ट है, ये सब चंद्रमा की वजह से आता है। तो सोचिए, यदि चंद्रमा नहीं होता और इन फल सब्जी इनको हम पैदा करते, इनको उगाते, तो ये सब बड़े हो जाते, लेकिन इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। संतरा खट्टे की जगह फीका होता, एप्पल मीठे की जगह फीका होता, केला भी फीका होता। इनमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती। ये ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आता है, ओनली बिकॉज ऑफ चंद्रमा। नेक्स्ट, मिल्क। मिल्क व्हाइट कलर का होता है और लिक्विड होता है। ये चंद्रमा को, चंद्रमा के लिए हम ये यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं चंद्रमा इसको कंट्रोल करता है। तो यदि किसी पर्सन को कफ की प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं कि ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। ठंडा दूध तो कभी नहीं पीना चाहिए, पर लाइक दूध और स्पेशली स्वीट रात को नहीं खाना चाहिए। स्वीट स्वीट जो चीजें हैं, और या फिर मिल्क से बनी हुई आइसक्रीम हो गई, या ठंडा कोई शेक हो गया, ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कफ ठंडे की वजह से होता है, ठंड की वजह से। और चंद्रमा मतलब उसको ज्यादा ठंडक दे रहा है पर्सन को, और ज्यादा ठंडक दे रहा है इसलिए कफ हो रहा है, और उसमें चंद्रमा को और मजबूत बनाएंगे तो कफ और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यदि हम चंद्रमा पर सपोज राहु का, मार्स का, किसी का मैलेफिक इफेक्ट है, और हम सोच रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अरे बहुत ज्यादा हम दिमाग स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, जो कि चंद्रमा को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे क्या है, उनका जो मैलेफिक इफेक्ट है मार्स सन का चंद्रमा के ऊपर, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड मटेरियल जितने भी होते हैं चंद्रमा उनको कंट्रोल करते हैं। वाटर, वाटर को भी चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। कंपैशन, तो इंसान के अंदर कितना भी कंपैशनेट नेचर होता है, ये चंद्रमा ही प्रोवाइड करते हैं। यदि किसी इंसान के अंदर आपको दिख रहा है कि एक इंसान बहुत ज्यादा कंपैशन रखता है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि इसमें चंद्रमा क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा इनकी कुंडली में। नेक्स्ट, सिमिलरली सॉफ्टनेस ऑफ फेस। आप किसी का भी फेस देखना, तो देखो यदि उसके फेस पर सॉफ्टनेस होगी, एक चमक होगी, तो ये क्या बोल सकते हो कि चंद्रमा प्रोमिनेंट है।
और यहाँ से यदि इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करें तो किसी के फेस पर सॉफ्टनेस है, तो डेफिनेटली बोल सकते हो चंद्रमा प्रोमिनेंट है, इसका मतलब वो पर्सन कंपैशनेट भी होगा ही होगा। तो केवल अपीयरेंस देख के भी हम इंसान की कुंडली के बारे में, उसके नेचर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद। तो आप ध्यान से देखना आसपास, अपने फैमिली में, आसपास डिवोटीज में, किसका चेहरे पर ज्यादा सॉफ्टनेस है और क्या वो कंपैशनेट है, कंपैशन कितना है। उनकी कुंडली उठा के देखना, क्या मून से कहीं ना कहीं रिलेशन दिख रहा है, मून ताकतवर दिख रहा है उनके चार्ट में, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, मदर। तो मदर के बारे में हमने बात की थी, जो प्रोफिशिएंसी है मदर कैसी है, ये सब हम चंद्रमा से हम आइडिया लगा सकते हैं। मदर को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा हमारी कुंडली में। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमने बात की कि इंसान की स्पेशली बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी हो रही है, लाइक रोटी कपड़ा और मकान। ये जो थ्री बेसिक नेसेसिटी है पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि इंसान को थोड़ी प्रॉस्पेरिटी है, कि काफी लोगों की ये भी पूरी नहीं हो पाती। और कुछ लोगों के हो सकता है कि वो फॉरेन यात्रा में भी जाते हैं, विदेश यात्रा पे, फॉरेन ट्रेवल है ना, और लाइक अलग अलग तीर्थ यात्रा पर, या कि मायापुर वृंदावन जब जाना चाहे जा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, काफी सारे गहने हैं, मतलब लग्जरियस लाइफ भी जीते हैं, तो वो भी प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी का लेवल डिफर हो सकता है, तो किसके पास कितनी प्रॉस्पेरिटी है ये भी हम चंद्रमा से हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीज। डिस्ट्रॉयर डिजीज क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा मन का कारक है। और हम जानते हैं कि जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, शरीर को होती हैं, लेकिन बनती या बढ़ती किसकी वजह से है, मन की वजह से। तो यदि हमारा चंद्रमा स्ट्रांग है, यानी कि हमारा मन स्ट्रांग है, तो मन के स्ट्रांग होने से क्या होगा, जो बीमारी या तो आएगी नहीं, या फिर आएगी तो जल्दी चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं किसी पर्सन में कितना कोई पर्सन डिजीज प्रोन है, उसकी मेंटेलिटी यदि स्ट्रांग है तो डिजीजेस को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती, और डिजीज नहीं कर सकती तो उसकी लाइफ भी लॉन्ग होगी, ये भी हम देख सकते हैं। पर एक पॉइंट आता है यहाँ, सौरव। अभी सौरव क्या क्या मतलब है, कि देखिए हमने बात की थी हर पॉजिटिव चीज के साथ कुछ निगेटिव भी होती है, और हर निगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव भी होती है। तो यदि किसी के चार्ट में चंद्रमा प्रोमिनेंट है, चंद्रमा उसको काफी एनर्जी दे रहा है, अपनी क्वालिटीज दे रहा है पर्सन को, तो पर्सन क्या होगा, सॉफ्ट होगा, कंप्रेसनेट होगा, सेंसिटिव होगा। लेकिन इसी समय यदि किसी ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया, या फिर उसको धोखा दिया, या अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ये जो पर्सन है, उस पर्सन को है ना, ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है, उसका विश्वास टूट जाता है, बोलते हैं दिल टूट जाता है, और वो एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में चला जाता है। तो यदि इंसान सेंसिटिव है तो दूसरे की हेल्प भी कर सकता है, पर एट द सेम टाइम यदि सामने वाले ने धोखा दिया तो क्या हो जाएगा, वो खुद में ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो एक निगेटिव क्वालिटी भी इंसान के पास आती है चंद्रमा स्ट्रांग होने से। नाउ, शाइनिंग विद द लाइट ऑफ सन, इसका मतलब है नर्चरस लाइक मदर सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फादर। कि देखिए अभी हमने फार्मिंग वाली चीज में हमने बात की थी कि जो पेड़ पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, इन सब में जो वजन आता है, इनका जो खाना बनता है, ये सब किसकी वजह से बनता है, सूर्य की वजह से। पर इनकी में जो टेस्ट आता है, खुशबू आती है, ये सब किसकी वजह से आती है, चंद्रमा की वजह से। उसी तरह हमारी लाइफ में देखिए, हमने एस्ट्रोलॉजी में बात की, सूर्य पिताजी को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा मदर को। क्यों करते हैं इसको हम थोड़ा समझेंगे, कि हम खाना खाते हैं, घर में रहते हैं, तो जनरली ये कहाँ से आता है, रहने के लिए छत पिताजी की वजह से मिलती है, घर में खाना पिताजी कमा के लाते हैं, सैलरी से, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं वो कमा के लाते हैं, उससे हमें खाना मिलता है। लेकिन खाना हमें खिलाता कौन है, माँ खिलाती है। संस्कार कौन देता है, माँ देती है। हमें जिंदगी में किस तरह रहना है, हमारा नेचर कंपैशनल वाला है, लोगों की हेल्प करना है, किस तरह से आगे जीना है, कैसा अ, हमारा नजरिया होना चाहिए चीजों को देखने का, इस सब पे इन्फ्लुएंस किसका होता है, माँ का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो हम बोल सकते हैं माँ हमें नर्चर करती है, और हमारा जो नर्चरिंग है, एक्चुअली माँ की वो नर्चरिंग आ कहाँ से रही है, पिताजी सारा काम करते हैं, बाहर जाके मेहनत करते हैं, वहां से जो पैसा आता है, जो मकान उनका है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं माँ को, और माँ उसकी तरह माँ से क्या करती हैं, हमें नर्चर करती हैं, संस्कार अच्छे देती हैं। तो हम बोल सकते हैं सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फादर। जैसे मून जो है,
सूर्य की चमक से चमक रहा है। जबकि हम देखेंगे जो फार्मिंग है, फसल है, फ्रूट्स है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट मिल रही है और एक सूर्य की रोशनी चंद्रमा से टकरा के हमें मिल रही है। दोनों ही रोशनियां सूर्य की हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है और दोनों ही रिक्वायर्ड हैं लाइफ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरह जो माँ है वो हमें नर्चर करती है, लेकिन वो क्या है, सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फादर। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इल्यूमिनेट द नाइट स्काई, ये पॉइंट हमने सन में भी कवर किया था। कि सन में कवर किया था कि इंस्पिरेशन इवन इन डार्केस्ट आवर, कि जब हम बहुत परेशान है, एंजाइटी में है, तो हम अंदर जा सकते हैं, हमारी जो आत्मा है उससे उस तक हम कुछ पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और वहां तक पहुंचने की कोशिश में हम अपनी आत्मा से बात करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक नई होप हमें मिल सकती है। सिमिलरली मून के साथ भी हम कर सकते हैं कि मून की जो रेज होती है क्या होती है, सूथिंग होती है, जबकि सूर्य की जो रे होती है वो स्कॉर्चिंग होती है ना। तो सूर्य जब है, स्पेशली गर्मियों में सूर्य है, तो उस समय हमारा निकलना बाहर दोपहर के समय 1-2 बजे के समय बहुत डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में जाना हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो चंद्रमा की रेस बहुत सूथिंग है और ये हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम अपने आप से, अपने मन से सेल्फ टॉक कर सकते हैं, और अपने मन से सेल्फ टॉक करेंगे तब भी हमें एक आशा मिलेगी। एंजाइटी जो परेशानी वाला समय है, उस समय हमें एक नई उम्मीद मिलेगी। और चंद्रमा क्या है, फेमिनाइन क्वालिटी रखता है ना, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना। पर्सनैलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो माइंड है, किसी का मन जो है कितना प्योर है, ये हम चंद्रमा की पोजीशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कहीं धोखा देने की प्रवृत्ति तो नहीं है ना, क्या सोचता है, थॉट प्रोसेस कैसा है, प्योरिटी है या फिर बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो गई है नेगेटिव एलिमेंट्स की, ये हम चंद्रमा से देख सकते हैं। चंद्रमा किस राशि में है, किस घर में है, प्लस क्या किसके एसोसिएशन में है, किस किसके साथ में है चंद्रमा, कौन इसको देख रहा है, ये सब हमसे हम आइडिया लगा सकते हैं इन सब बातों से कि चंद्रमा की प्योरिटी कितनी है, यानी कि मन की प्योरिटी कितनी है। नेक्स्ट, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट किसी पर्सन के इनर मोस्ट थॉट्स क्या हैं, फीलिंग क्या है, डिजायर्स क्या है, नीड्स क्या है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद इसका यूज क्या है, इसका यूज है लाइक कोई पर्सन आपकी फैमिली में कोई परेशान है या कोई डिवोटी परेशान है, तो आप देखिए चंद्रमा कहाँ पर प्लेस्ड है, किस राशि में है, किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग उनके थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करके हम यदि उसको, उनकी इस नीड को, डिजायर को थोड़ा फुलफिल करते हैं, तो उनका जो निगेटिव इमोशनल बिहेवियर है या इमोशनल माइंडसेट है, वहां से हम उन पर्सन को बाहर ला सकते हैं। और किसी की ब्लेसिंग्स लेनी है तो भी हम उनको खुश करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और नीड्स में भी स्पेशली कौन सी नीड की बात हो रही है, इमोशनल एंड मेंटल नीड्स। नाउ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर, कि कोई पर्सन इस दुनिया को कैसे देखता है, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, ये भी हम आइडेंटिफाई लगा सकते हैं। कैसे, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि चंद्रमा यदि कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में है तो पर्सन, कर्क राशि भी चंद्रमा की होती है, ये हम फ्यूचर में भी जानेंगे। तो वो इंसान को बहुत इमोशनल बनाएगी, और इमोशनल बनाएगी तो ऐसे पर्सन को हम क्या, इमोशनल है तो मतलब टेक केयरिंग वाला, केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होगा। और यही राशि यदि कैप्रिकॉन मकर राशि में चली जाए 10 नंबर में, तो इंसान में इमोशंस की कमी आ जाती है, डिसिप्लिन ज्यादा आ जाता है, हार्डवर्क करने की एबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो सपोज कोई टेम्पल है या फिर आपकी डिवोटी को जानते हो और वहां पे या फैमिली मेंबर कोई बीमार हो गया, बुखार आ गया, तो कर्क राशि वाले पर्सन को भेजा तो वो क्या करेगा, उसकी फीलिंग को समझेगा, उसको उसका टेक केयर करेगा, टाइम पर दवाई देना, टाइम पर खाना लेके जाना, पूरा ध्यान रखना। अब सपोज मकर राशि वाला जो पर्सन है उसको उस व्यक्ति का ख्याल रखने की ड्यूटी दे दी जाए, तो क्या होगा, वो उसके पास जाएगा, बोलेगा अरे क्या आलसी की तरह पड़े हो, चलो जरा झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बाहर का काम करके आओ, तो थोड़ी मेहनत करोगे तो अपने आप बुखार भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सामने वाला पर्सन यदि सेंसिटिव है ज्यादा, और इस तरह के बिहेवियर को नहीं सहन कर पाया, तो वो भाग जाएगा। तो हम भक्ति में किसी को हेल्प कर रहे हैं और इस तरह से किसी मकर राशि वाले पर्सन को हमने इस काम में लगा दिया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पर्सन भाग जाएगा जिसकी हमें, जिसकी तबीयत खराब थी। लेकिन अब ये सपोज हमें कहीं बाहर जाके प्रोग्राम करना है, एक लेक्चर होगा तो वहाँ फीस्ट भी होगी, तो खाने का अरेंजमेंट करना है, प्रसादम का, उसका ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ अरेंजमेंट, माइक वगैरह, इस पूरा मतलब प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना है। तो कर्क राशि वाले को बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, इतना लोड नहीं ले सकता।
लेकिन मकर राशि वाला वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हम देख सकते हैं पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, और इसके अकॉर्डिंग हम पर्सन को सही से गाइड कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में हर तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें स्पिरिचुअल पोटेंशियल। तो ये डिपेंड करेगा प्योरिटी ऑफ माइंड, कि पर्सन का माइंड कितना प्योर है, वो देखकर हम इंसान को किस तरह से, कितना वो स्पिरिचुअल है ये हम देख सकते हैं। प्लस उसकी डिजायर्स किस तरह की हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, थॉट्स कैसे हैं। जैसी फीलिंग्स हैं, जैसी डिजायर्स हैं, जैसी उसमें स्किल्स हैं, उस तरह का हम उसको सर्विस दे सकते हैं उस पर्सन को, जो भी पर्सन आया है। और जैसे ही वो सर्विस करेगा तो उसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी और वो भगवत भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं चंद्रमा, चंद्रमा की पोजीशन देखकर एस्ट्रोलॉजी यूज करके। नाउ क्रिएटिव पोटेंशियल, उसमें किस तरह की क्रिएटिविटी है, कैसा स्किल है, जो फेमिनाइन स्किल की अभी हमने आगे बात की थी, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस किस तरह की स्किल है, और उसको हम गाइड कर सकते हैं अच्छे से। चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये बोला जाता है कि जैसे कि समुद्र, तो जो समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारी चीजें हैं। और यदि जो गोताखोर होते हैं वो अंदर जाते हैं समुद्र के, और मोती, गहरे हीरा, पन्ना, ये सब निकाल के लाते हैं, बहुत सारे ज्वेल्स वगैरह अंदर मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं अंदर, बहुत सारे, मतलब हिडन वेल्थ जो है, खजाना है अंदर। तो सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को बोला जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। क्योंकि अवचेतन मन है क्या, हमारे पिछले जन्म की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। ये सब वो सबकॉन्शियस माइंड में है, ये समुद्र की तरह है जहाँ पर वो पड़ा हुआ है। क्योंकि हमने बहुत सारे जन्मों में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी स्किल डेवलप की हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हम हमारे अंदर झांक सकते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड से हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल है उसको खोज के निकाल सकते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि एक बुक मैंने पढ़ी थी 3 इयर्स, 3-4 इयर्स बिफोर, एक बुक मुझे घर पे मिली थी, 25 साल पुरानी बुक है। उसका नाम था प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म। तो नाम पढ़ के तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी भी इंसान को कैसे हिप्नोटाइज करें, ये उसमें सिखाया होगा। पर एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ये लिखा था, ये बताया था कि अपने आप को कैसे हिप्नोटाइज करना है। अपने आप को हिप्नोटाइज करने का मतलब है कि अपने आप से कैसे बेस्ट एफर्ट एबिलिटी से चीजों को निकालना है। और वो थी, वो उसका जो प्रोसेस था वो था, उसमें मेथड्स दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज दी थी, मेंटल एक्सरसाइज, जिससे कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें ये लिखा था कि ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसको करने में हो सकता है किसी को 6-7 महीने में पहुंच जाए, किसी को 2 साल लग जाए, किसी को 10 साल, किसी को 40 साल भी लग जाए। तो ये डिपेंड करेगा कितना वो कंसंट्रेशन के साथ इफेक्टिवली वो कर पा रहा है। लेकिन आज के समय में उतना कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है, मोबाइल की घंटी बजती है, कभी मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बहुत सारी चीजें, कभी कोई फैमिली मेंबर बुला रहा है ना, कभी दिमाग में कुछ आया, इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम कंप्लीट करना है। तो कंसंट्रेशन उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था। तो मैंने उसकी एक्सरसाइज को फॉलो भी नहीं कर किया। और फिर मैंने सोचा और क्या तरीका है, तो फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में से मुझे पता चला चंद्रमा से भी हम उस सबकॉन्शियस माइंड का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी हिडन कोर एबिलिटी क्या क्या है, हम क्या क्या चीजें हैं, और अंदर से उसको पता कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जैसे एक जगह है, उसको जाने के 2 रास्ते हैं। हो सकता है एक रास्ता शॉर्टकट है 10 किलोमीटर का, दूसरा रास्ता है 50 किलोमीटर का। पर 10 किलोमीटर का जो रास्ता है उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, मतलब वहाँ बाइक कार चलाना टफ, बहुत ज्यादा टफ है, कच्चा रास्ता है। और एक 50 किलोमीटर का रास्ता है, वो एकदम स्मूथ है, हाईवे की तरह, एक्सप्रेस वे की तरह। तो हम किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। यदि हमारे पास अच्छी कार है या बाइक है तो हम 50 किलोमीटर वाला रास्ता चुनेंगे। लेकिन दोनों नहीं है, पैदल जाना है, तो फिर हम गड्ढे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा हमारा रिसोर्स कैसा है। तो उसी तरह हमारी मेंटलिटी कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है, ये हम आइडेंटिफाई करके, ये हमारा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, हम रास्ते को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो रास्ता सिलेक्ट किया वो था एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, इंटेलिजेंस को यूज करके सबकॉन्शियस माइंड में झांकना और पता करना। नेक्स्ट, इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटीज। कि इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी मतलब पूर्वानुवास हो जाना किसी को, जैसे बोलते हैं सिक्स सेंस होना।
तो किसी पर्सन का इंट्यूशन लेवल कितना है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, चंद्रमा की पोजीशन को देख के। तो ये हम जैसे होता है ना, कई बार हमें लगता है अरे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर हम बाहर कहीं गए हैं बाहर, लगता है घर में कुछ कोई पर्सन है वो बीमार बीमार हो गया है, शायद मम्मी या पापा या कोई पर्सन ऐसा, हमें हमें ऐसा एहसास होता है, या ये कुछ काम कर रहे हैं गलत हो सकता है। तो ये जो पूर्वानुमान है ये कहाँ होता है, इंट्यूशन से हमें पता चलता है, इसको इंट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इमोशंस एंड फीलिंग्स, कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, चंद्रमा से, कि अंतरी अपने आप से ज्यादा बातें करता है या फिर उसको बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, ये हम पता कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ से, चंद्रमा को। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन, तो इमोशनल जो फीलिंग्स है, एबिलिटी है, इससे क्या होगा, इंसान को अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है। तो मतलब चंद्रमा की जो क्वालिटी मिल रही है एस्ट्रोलॉजी में देख के, किस राशि में है, किस घर में है, किसके एसोसिएशन में है, तो वहां से देख के हम वो चीज यदि एक्टिविटी हम करेंगे तो उस एक्टिविटी करने से हमें जिंदगी में इंस्पिरेशन मिलता है। प्लस हम दूसरे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है, जो एक्टिविटी है या क्या चीजें हैं उसको करके हम सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हैं, ये भी हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ रिएक्ट ऑन स्ट्रेस, एक्सप्रेस देयर इमोशंस, कोई परेशानी में किस तरह से रिएक्ट करता है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे सपोज एक पर्सन है, बाजार में है, उसके ऊपर किसी ने बंदूक तान दी है ना, गोली मारने वाला है, कोई बोल रहा है पैसे निकालो पैसे निकालो। अब यदि उसका चंद्रमा मेष राशि में होगा या फिर मकर राशि में होगा, तो और मार्स से उसको सपोर्ट है, एनर्जी है, तो क्या करेगा, मिलिट्री एनर्जी है मार्स की इसको, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से पलटेगा, उसका हाथ मोड़ेगा, बंदूक अपने हाथ में लेगा और उसको पकड़ लेगा, या उसको मार देगा, कुछ चांटे मार देगा, बेहोश कर देगा। लेकिन यदि यही चंद्रमा पाइसिस में हुआ, मीन राशि में या कर्क राशि में ना, या शुक्र के साथ हुआ, तो क्या होगा, फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, तो बहुत रोने लगेगा, बोलेगा भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसे ही मिन्नतें मांगेगा। यदि जुपिटर की राशि में, जुपिटर के साथ है, तो क्या बोलेगा, फिलोसॉफिकल बातें बोलेगा कि कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, मुझे शरीर को मार सकते हो मेरे आत्मा को नहीं मार सकते, इस तरह से कुछ ना कुछ वो फिलोसॉफिकल रीजन देगा उसको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन पर्सन कैसे स्ट्रेस में रिएक्ट करता है, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये भी हम चंद्रमा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्थ में हम देखते हैं थोड़ा, कि जो इंसान को टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, उसमें क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो ये भी चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम होती है। एंड फर्टिलिटी, जो प्रोजनी है, बच्चे पैदा होते हैं, ये भी जो पावर है चंद्रमा की वजह से मिलती है। नैन, इमोशनल हीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि पर्सन्स में इमोशंस जो हैं ये बड़ी बड़ी बीमारियां बना देते हैं। जैसे कि एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिलीज ओल्ड इमोशंस, स्पेशली जैसे चंद्रमा यदि मूल नक्षत्र में हो, तो मूल नक्षत्र क्या होता है, जड़ है, तो यदि किसी का चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, इसका मतलब बचपन से लेकर अभी तक बचपन की कुछ ऐसी बातें हैं जो उस पर्सन को डेफिनेटली बहुत परेशान कर रही है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि उसके दिल में बैठा हुआ है, और उस बात को निकालना उसके दिल से बहुत जरूरी है, उस नेगेटिव इमोशंस को निकालना। क्योंकि यदि वो नेगेटिव इमोशंस को नहीं निकाला गया, तो समय के साथ वो बढ़ता जाता है और इंसान को हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है उस पर। तो हम इस छोटी सी नॉलेज से किसी की जिंदगी भी बचा सकते हैं। तो कोई पर्सन यदि इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या प्रोसेस निकालें चंद्रमा की कंडीशन को देख के, कि वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और यदि वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता, तो क्या हो जाता है, तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है। 1 मिनट में आप चार्जर लगा दो अपना। ओके, तो इमोशनल हीलिंग में हम चंद्रमा का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ रिलेशनशिप, तो शादी या रिलेशनशिप में तो इसका चंद्रमा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने जो वर्कशॉप करी थी मैरिज वाली, मैच मेकिंग वाली, स्पेशली उसका नाम था कुंडली मिलान। तो मैच मेकिंग में जो गुण मिलान का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है, और इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन
उस वर्कशॉप में कर चुके थे ना, प्रैक्टिकली सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी। डायनामिक्स बिटवीन टू पीपल, दो लोग हैं, उनके बीच में कैसा डायनेमिक्स रहेगा, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ये हम चंद्रमा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तक देयर कैपेसिटी ऑफ इंटीमेसी, देयर एबिलिटी टू ट्रस्ट, देयर इनसिक्योरिटी विद ईच अदर, एक दूसरे के कितना ट्रस्ट है, कितना वो इनसिक्योर फील करते हैं। लाइक हर किसी का कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी वाला एरिया होता है। तो जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो एक दूसरे के इनसिक्योरिटी वाले एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करके उन एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं उससे निकलने के लिए। क्योंकि यदि सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, सपोर्ट नहीं करने की वजह से सामने वाले की इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो एक दूसरे की इनसिक्योरिटी हम आइडेंटिफाई करके उसको हम ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, रादर देन कि ब्लेम करना। ब्लेम करेंगे इनसिक्योरिटी के लिए कि जैसे हमने बाहर देखा है कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कमियां बताते हैं, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये कमी है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, रिलेशन टूट जाता है। लेकिन रिलेशन टूटने से नुकसान दोनों का ही होता है। तो इसलिए रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे की जो इनसिक्योरिटी है उसको आइडेंटिफाई करें एंड ओवरकम करने में हेल्प करें एक दूसरे की। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं ये हम चंद्रमा के बारे में देखते हैं कि इफ वी कनेक्ट विथ इट्स एनर्जी, यदि हम इसकी एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं तो इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे कि हमने बात की ना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हम अंदर उसके जाते हैं और निकाल के लाते हैं हमारी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इनसिक्योरिटी है, क्या क्या क्वालिटीज है, हर चीज हम निकाल के लाते हैं और उस तरह से हमें इंसाइट मिलता है। और इंसाइट हमें हमारी जिंदगी के बारे में भी मिल सकता है, और यदि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो दूसरे की जिंदगी के बारे में भी वो इंसाइट हमें मिलता है। अनलॉक अवर ओन क्रिएटिविटी, तो सबकॉन्शियस माइंड में हम डुबकी लगा के अंदर जाके चंद्रमा की पोजीशन को एनालिसिस करके क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं कि आखिर पिछले जन्मों से हमने क्या क्या स्किल कलेक्ट किए, वो स्किल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अननोन, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में जब हम खाली होते हैं बहुत सी सारी चीजें आती हैं, चलो पेंटिंग कर लेते हैं, अच्छा चलो बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा चलो ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो हम वो पॉसिबिलिटी जो है, और काफी सारी चीज जो हमारे दिमाग में भी नहीं आएंगी, लेकिन हमारे अंदर वो एबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चंद्रमा को एनालिसिस करके। कल्टिवेट इनर पीस, अब इनर पीस ये वो चीज है जो हर कोई दुनिया में चाहता है, और ये रेयर चीज है जो किसी को मिलती है। तो वो ऐसी क्या चीज है जिससे किसी पर्सन को इनर पीस मिलेगा, अंदरूनी शांति मिलेगी, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। एंड फाइंड बैलेंस एंड हार्मनी इन अवर लाइफ, और अपनी जिंदगी में बैलेंस और हार्मनी हम ला सकते हैं। नेक्स्ट, एवर चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देख सकते हैं कि चंद्रमा हमेशा बढ़ता घटता रहता है। लाइक अमावस्या पे बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर दूसरी दिन जो प्रतिपदा होता है उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, नया दिन आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता है पूर्णिमा तक, फिर घटना चालू हो जाता है अमावस्या तक, फिर बढ़ता है फिर घटता है। तो हमेशा ही चेंज हो रहा है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो लाइक हम कई बार लो फील करते हैं, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम कई बार लो फील करते हैं, चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे, या कुछ ना कुछ लाइक फॉल डाउन, छोटा बड़ा डिपेंड करता है। तो हम ये सब हमें सोचना चाहिए कि है ना, ये जो चीजें हैं परमानेंट नहीं है, हर चीज बदल रही है। तो हमारा मन भी बदल रहा है, माइंडसेट भी बदल रहा है, तो हम डेफिनेटली फिर से ओवरकम करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, मटेरियल ग्रोथ हो। हर चीज एवर चेंजिंग है, क्योंकि हर चीज माइंड से रिलेटेड है, और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा घटता बढ़ता है, हमारा मन भी घटता बढ़ता है। तो हम उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं कि हर चीज घटती बढ़ती है। इसलिए हम जब भी डाउनफॉल में गए, नेगेटिव माइंडसेट में आए, तो वो चीज परमानेंट नहीं है, जल्दी उसको ओवरकम कर सकते हैं और उसको एक्टिविटी और ऐसे एक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कि क्या चीज है जो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, जो हमें सपोर्ट देगी डिफिकल्ट फेज में। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस्ड, कि चंद्रमा क्या करता है, हमारे सपनों को, विजन को, नॉलेज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमारे जो सपने हैं, वो सपने एक्चुअल में आते कहाँ से हैं? वो सपने हैं जनरली, वैसे तो चार फोर कैटेगरीज होती हैं सपनों की, पर मेनली हम जो जनरल सपने देखते हैं वो क्या होते हैं कि हमारी जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होती है जिंदगी की, उसको हम रियल लाइफ में फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो सपने के फॉर्म में आती हैं।
और उसको हम सपने में हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एक कैटेगरी ये होती है। एक कैटेगरी ये होती है सपने की कि लाइक हमने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है दो तीन चीजें और उसको हम मर्ज कर लेते हैं। लाइक मैं कहीं हिल स्टेशन घूमने गया तो मैंने पहाड़ देखे, है ना, या नहीं घूमने गया टीवी पर मैंने पहाड़ देखे, पिक्चर देखी पहाड़ की, और मैंने देखा और एक सोना देखा कि सोने की ईंटें हैं या ज्वेलरी वगैरह, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। सोना मुझे बहुत पसंद आया, पहाड़ बहुत पसंद आया, पहाड़ पे घूमना या पहाड़ की जो पिक्चर थी बहुत पसंद आई। तो सोते समय क्या होगा, मन क्या करेगा, उन दोनों सब चीजों को मर्ज करके सपना दे देगा कि सोने का पहाड़, वहां की मिट्टी भी सोने सोने की है, उसको खूब सारा भरो और लेकर आ जाओ घर में। तो इस तरह का सपना आता है। ये सेकंड कैटेगरी होती है सपने की। एक एक और कैटेगरी होती है सपने की कि लाइक एक होती है कि जो रियल सपने मतलब जिसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। लाइक जब है ना स्पिरिचुअल बीइंग जो हायर बीइंग्स हैं, लाइक डेमिगॉड्स हो सकते हैं या स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे बातें करते हैं। क्योंकि वो फिजिकल रियल में नहीं आ सकते। फिजिकल रियल में आके करने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लाइक वो आएंगे तो या तो जैसे चूहा सांप बिल्ली किसी के फॉर्म में आएंगे तो हमसे बातें कैसे करेंगे, उनकी लैंग्वेज हमें आती नहीं है। अपने रूप में आएंगे तो फिर और किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, हमें दिखाई दिए तो हम कुछ बोल ना दें। तो इस तरह बहुत सारे की लिमिटेशन होती है। प्लस कितनी देर के लिए आएंगे, उस समय एकांत का माहौल मिला नहीं मिला। लेकिन सपना क्या है, आपने महसूस किया होगा कई बार हम आधे घंटे या एक घंटे में सोते हैं, उसी में सपना आता है और सपने में लगता है कि एक दिन दो दिन निकल गया, या एक कभी कभी एक महीना भी निकल जाता है। तो सपना एक ऐसी जगह है वहां टाइम की लिमिटेशन नहीं है, टाइम वहां कंट्रोल नहीं करता। तो कई बार हायर बीइंग्स जो होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग, वो आते हैं और आके हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये वो सपने हैं जो काम के होते हैं। तो स्पेशली इन सब सपनों के बारे में जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल वॉरियर जो बुक है वॉल्यूम 1, उसमें डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने। तो यदि आप जानना चाहते हो तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हो, उन्होंने इस तरह बहुत सारी चीजें डिस्कस की। ऐसे हमारा विजन कैसा है ये भी हम चंद्रमा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉलेज को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चंद्रमा से। नेक्स्ट, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम बोलते हैं ना, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए क्योंकि वो रिन्यूएबल है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन हम सूर्य की जो एनर्जी है, दिस इज रिन्यूएबल सोर्सेज। एयर जो है, पवन चक्की चलती है, एयर जो पावर यूज करते हैं, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज है। वाटर जो है, समुद्र का वाटर, टाइडल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। तो सिमिलरली हम देखते हैं चंद्रमा घटता है बढ़ता है, हर अमावस्या के बाद एक नया चंद्रमा आता है, इसलिए प्रतिपदा को बोलते हैं न्यू मून डे। तो हम देख सकते हैं उस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं कि जब भी डाउन फील कर रहे हैं दोबारा से नई एनर्जी के साथ आओ। तो यदि चंद्रमा हमारे चार्ट में ताकतवर है तो हम बोल सकते हैं उस पर्सन में बाउंस बैक करने की कैपेसिटी होती है, हमेशा रिन्यू, नयापन लाने की कैपेसिटी होती है उस पर्सन। नाउ डिफरेंट फेजेस। तो जो अलग अलग फेजेस होते हैं, लाइक अलग अलग तिथियां जो होती हैं, लाइक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, है ना, कृष्ण पक्ष में अलग, शुक्ल पक्ष में अलग, जो चंद्रमा घटता है बढ़ता है। तो हर एक तिथि की अलग एनर्जी होती है। और वो जो एनर्जी है हमारा जो करंट इमोशनल स्टेट है उसके बारे में इंसाइट्स देती है। तो हर तिथि को की जो एनर्जी है हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करें। नेक्स्ट, नोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा के 2 नोड्स होते हैं, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। नॉर्थ नोड को हम हिंदी संस्कृत में बोलते हैं राहु एंड साउथ नोड को बोलते हैं केतु। तो राहु जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, दिस लाइफ कर्म और फोकस, कि वो भूख को रिप्रेजेंट करता है। राहु हमारे दिमाग में इमेज होगी, राहु मतलब क्या, ओनली सिर है, नीचे का हिस्सा नहीं है, शरीर पेट नहीं है। तो उसको भूख लगती जाती है लेकिन जो भी खाता है नीचे निकलता जाता है, पेट कभी भरता ही नहीं है। तो ये हमारी जिंदगी में कौन से कर्म है या किस कौन सा एरिया है जहां पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, ये राहु हमें रिप्रेजेंट करता है। और इसके बारे में हम अलग से सेशन करेंगे पूरा, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। प्लस ऊपर हमारा जो यूनिवर्स है, पृथ्वी से बाहर हम जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वहां पर स्पेस में ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ पर है, ये सब हम देखेंगे सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सेम केतु को भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, ये सब हम जानेंगे केतु के सेशन में। तो केतु हमें बताता है पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स, कि पिछले जन्मों में हमारे क्या क्या एक्सपीरियंस था,
क्या लेसन है जो हमें इस जिंदगी में लेकर आए हैं, है ना। पास्ट लाइफ कर्मा क्या था, ये इस पास्ट लाइफ के बारे में हम केतु से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ प्रोवाइड पावर ऑफ फॉरगिवनेस, कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, हर दिन घटता है हर दिन बढ़ता है ना। इस तरह की एनर्जी रहती है, हर दिन बदल रहा है। तो जो बदलने वाला इंसान होता है उसकी कभी, बोलते हैं ना, हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। तो ये जो पावर है फॉरगिवनेस, बदलना, बदलता इंसान तभी है जब माफ करके आगे बढ़ता जाता है। चीजों को माफ करके, फॉरगिव करके, लोगों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ता जाएगा, कोई ग्रजेस नहीं रखेगा, किसी के प्रति एनवियसनेस नहीं रखेगा, तभी वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, अपने आप में आगे इंप्रूव कर सकता है। तो ये पावर ऑफ फॉरगिवनेस है, ये चंद्रमा से मिलती है। तो चंद्रमा पे कैसा, कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, कितने बेनिफिट प्लैनेट्स देख रहे हैं, उतना पर्सन में फॉरगिवनेस की कैपेसिटी होती है। और जितना नेगेटिव प्लैनेट्स देख रहे हैं उतना फॉरगिवनेस की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, गिव कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि अपने आप को देखना, हम जैसे एक्ट कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसका लेवल कैसा है, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ। की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स, कि हमारे अंदर हमारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना, और फिर क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, हमारे जो वर्क हैं उससे क्या क्या परेशानी आ रही हैं, कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से बात करके, एनालिसिस करके उसमें चेंज लाकर लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा यदि हमारा मजबूत है तो हम ये सब कर सकते हैं, या मजबूत नहीं है तो मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी लाइफ में चेंजेस है इसको एडेप्ट करना, क्योंकि चंद्रमा हमेशा बदलता है। तो हम जब देख लेंगे हमारा माइंडसेट भी हमेशा बदलता है, ये हम बात समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिंदगी में जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट के साथ हमारा जिंदगी, मानसिकता, हर चीज में बदलाव आता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, इनके बारे में हमने बात की। नाउ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं, चंद्रमा है, इसका एलिमेंट क्या है, वाटर। जेंडर फीमेल, रॉयल स्टेटस क्वीन, स्पीड तो ऑलमोस्ट 13 डिग्री पर डे, मतलब 12.5 टू 13.5 के बीच में आप बोल सकते हो। तो ऑलमोस्ट 13 डिग्री पर डे होता है। 2.5 डेज लगते हैं किसी भी राशि में, मतलब 2.5 डेज पर एक राशि में रहता है, इतने दिन 2.5 डेज में, हर 2.25 दिन में ये राशि बदलता रहता है चंद्रमा। नाउ एस्पेक्ट, इसका एक ही एस्पेक्ट होता है, सेवंथ एक्सॉल्टेड साइन। इसका जो एक्सॉल्टेड साइन है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेबिलिटेड साइन स्कॉर्पियो, यानी कि वीकेस्ट। अच्छा, पर यहाँ पर देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट बोला गया है, तो आप कभी भी कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, कोई भी क्लासिकल बुक आप उठा के पढ़ते हो, लाइक भरत पाराशर शास्त्र, उत्तर कला, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो वहां पे कुछ भी चीज लिखी है तो उस चीज के पीछे एक पॉइंट होता है कि आखिर किस पर्पस में उसके बारे में बात की जा रही है। आपको ये बोलेगा कि टॉरस में किसी का चंद्रमा है, मतलब उसकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है, और किसी का स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो उसकी तो जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। या हमारी कुंडली में है, तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, टॉरस में चंद्रमा है तो यहाँ किस पर्सपेक्टिव में ये ताकतवर और कमजोर बताया गया है, कि टॉरस में यदि चंद्रमा है इसका मतलब है कि इंसान के पास माइंड बहुत स्थिर है, और स्थिर होने के साथ उसके अंदर ये एबिलिटी है, आर्टिस्टिक ये नेचर है, कैसे सामने वाले से काम निकलवाना है, कैसे अपना काम बनाना है, अपना पर्पस फुलफिल कराना है। अब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते अपना काम निकलवाना है एक नेगेटिव क्वालिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम भगवान कृष्ण का यदि हम कुंडली देखते हैं, तो उनकी कुंडली जो बताई गई है शास्त्रों में, उसमें देखते हैं तो उनका चंद्रमा वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, तो वृषभ राशि में सबसे ताकतवर है। तो हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने महाभारत में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी निकलने का सॉल्यूशन बना दिया, कि कैसे अश्वत्थामा को मरा हुआ बता के उनके पिता द्रोणाचार्य
का वध करवा दिया, किस तरह से सूर्य ग्रहण करवा दिया अर्जुन को बचाने के लिए। तो इंसान कैसे अपना पर्पस फुलफिल करा लेता है, कैसे सॉल्यूशन निकाल लेता है इस मटेरियल वर्ल्ड में या दुनिया में काम करने के लिए, ये क्वालिटी मिलती है टॉरस में जब मून होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। एक स्कॉर्पियो में क्या रहता है, ये बाहरी दुनिया में ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता, ये अपने अंदर ही बहुत ज्यादा परेशान रहता है, अपने अंदर के थॉट्स में बहुत ज्यादा विचारशील होता है। लेकिन वो थॉट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है ये डिपेंड करता है। तो यदि हम देखें जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन है या जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब में स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं रोल होता है। पर जितने स्मगलर हो गए या बड़े बड़े आतंकवादी हो गए, उसमें भी उनमें भी स्कॉर्पियो का रोल रहता है। तो इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम देखें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली आप देखोगे तो वहाँ चंद्रमा स्कॉर्पियो में है। अब्दुल कलाम की कुंडली आप देखोगे तो चंद्रमा स्कॉर्पियो में है। तो हम बोलते कि अरे स्कॉर्पियो में इनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, खराब हो गई। लेकिन सोचो अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम, कितना रेस्पेक्ट है उनका इस दुनिया में। पर नॉर्मल लाइफ में कैसे थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी पत्नी बोलती थी, अरे तुम सबसे दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ इंसान हो, दुनिया जिंदगी में क्या करोगे, ऐसा बोलती थी उनकी पत्नी। क्योंकि ऑफिस से घर आते थे, घर की चाबी भूल जाते थे, कभी जिस गाड़ी से गए गाड़ी रखी भूल जाते थे, पैदल आ जाते थे, उनको समझ में ही नहीं आता था, मतलब चीजों में बहुत ज्यादा भुलक्कड़ थे। लेकिन क्यों भुलक्कड़ होने का रीजन क्या था, क्योंकि एक्सटर्नल दुनिया से उनको मतलब नहीं था ज्यादा, उनको मतलब कैसा था अंदर से। और वो अंदर ही अंदर दिमाग में सोचते रहते, चलता रहता था कि ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, ये प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, तारे कैसे घूम रहे हैं, इस तरह की सारी चीजें उनमें खोए रहते थे। तो यहाँ माइंड बहुत एक्टिव रहता था। ऐसे ही अब्दुल कलाम के बारे में हम देखें तो अब्दुल कलाम ने रिसर्च में, उनको मिसाइल मैन बोला जाता है, रिसर्च में पूरी जिंदगी निकाल दी। उन्होंने शादी नहीं करी। तो एक बार उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी, किसी को याद है क्या बोला था उन्होंने, किसी को पता है अब्दुल कलाम ने क्या आंसर दिया? नहीं पता। नहीं पता। तो उनसे जब पूछा रिपोर्टर ने कि आपने शादी क्यों नहीं करी, तो उन्होंने बोला कि ना मैं जब यंग था ना यंग था, पीएचडी वगैरह कर रहा था, पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, लैब में घुसा और जब लैब से निकला तो पता चला मैं बूढ़ा हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि शादी भी करनी होती है। तो ये उनका आंसर था। तो उनको याद क्यों नहीं रहा, हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हैं कि कोई आम इंसान हो सकता है जिससे वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे शादी भी करनी नो प्रोटीन। है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो डिजायर नहीं थी ना कि मुझे रोमांस चाहिए, लाइफ में मुझे इंटीमेसी चाहिए, इस तरह का कोई डिजायर नहीं थी। उनकी डिजायर क्या थी, रिसर्च करना। तो स्कॉर्पियो वो साइन है जो इंसान को रिसर्च वाली एबिलिटी देता है। तो वो ये है कि उन्होंने अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया। अब किसी आतंकवादी का ऐसा जो स्पेशली जो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान होता है, या फिर बोलो जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनको इस तरह ट्रेन किया जाता है। तो देखोगे तो उसमें स्कॉर्पियो का कहीं ना कहीं रोल होगा। सन स्कॉर्पियो में होगा, या लग्न स्कॉर्पियो होगी, या फिर चंद्रमा स्कॉर्पियो में होगा, मतलब कुछ ना कुछ स्कॉर्पियो का डेफिनेटली रोल होगा। नहीं तो स्कॉर्पियो का रोल नहीं होता तो कोई इतना खतरनाक इंसान नहीं हो सकता कि अपने आप को उड़ा सके। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें कोई बोले कि जरा चले जाओ बाजार में, बम लपेट दिया, बटन दबाना, उड़ जाओगे, उड़ा देना 100 लोगों को? है कोई वो कर सकता है ऐसा? मतलब इट्स इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, कि नो इसके प्रोटीन लिए भी नॉट बहुत हिम्मत पॉसिबल। चाहिए। हाँ ना, तो इसलिए ऐसी कैंसर जो होता है ओन साइन भी होता है इसका, चंद्रमा का। चंद्रमा जो कैंसर साइन है यानी कि कर्क राशि, 4 नंबर की जो राशि है, उसको कंट्रोल करते हैं। और नेचर क्या है, सॉफ्ट बेनिफिक। एक्चुअल में चंद्रमा दोनों तरह का होता है। मैं इसमें दोनों चीजें लिख देता हूँ। मेलेफिक भी बोलते हैं, पर इसको थोड़ा हम समझते हैं, मेलेफिक कब होगा, सॉफ्ट ही बोलते हैं, सॉफ्ट मेलेफिक। सॉफ्ट तो रहता है, नेचर सॉफ्ट है। बेनिफिक कब होता है, जब ये क्या हो, स्पेशली शुक्ल पक्ष,
ये हमने जनरल लिखा है, इसमें थोड़ा करेक्शन होगा, पर वो अभी करेक्शन अभी थोड़ा समझ नहीं सकते, जब हम आगे थोड़ा सीख लेंगे तब उसको और आगे एग्जैक्टली देखेंगे। पर ये जनरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब भी जो अ, रोशनी वाला चंद्रमा होता है, जब ज्यादा खिला हुआ दिखता है बड़ा चंद्रमा, तो उसको बोलते हैं क्या, बेनिफिक। और जब उसकी रोशनी कम होती है तो उसको बोलते हैं मैलेफिक। तो कृष्ण पक्ष को बोला जाता है डार्क हाफ, क्योंकि वो अमावस्या उसमें आती है, कम होता जाता है। और शुक्ल पक्ष को बोला जाता है ब्राइट हाफ, यानी कि उसमें चंद्रमा बड़ा होता जाता है। तो जब चंद्रमा की पावर कम है, एनर्जी कम है, जिस दिन हम पैदा हुए चंद्रमा कम दिख रहा है, रोशनी कम है, तो मैलेफिक में काउंट होता है, लेकिन वो सॉफ्ट मैलेफिक होगा। और यदि रोशनी ज्यादा है तो वो सॉफ्ट बेनिफिक में काउंट होता प्रभु जी, है। हाँ, इसका कलर क्या होता है सन का, सॉरी मून का? मून का कलर व्हाइट होता है, लाइट ग्रे या व्हाइट। ओके। ओके, लाइक ये वाला कलर जो दिख रहा है ना क्वीन इन रॉयल पैलेस के, ये चंद्रमा का कलर है। ओके। ओके, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स देखिए, लास्ट में हम देखते हैं प्रेडिक्शन टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मून प्लस सैटर्न। तो किसी के चार्ट में मून प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तो चंद्रमा क्या सॉरी, चंद्रमा माइंड को बताता है, और सैटर्न क्या बताता है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, डिसिप्लिन को बताते हैं, फियर को बताते हैं, बर्डन को बताते हैं, प्रेशर को बताते हैं। तो ऐसा जो पर्सन है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन फील करता है। लाइक फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से वो उसके ऊपर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन उसको सबकॉन्शियस माइंड में फील होता है ना। अब शनि क्या रिप्रेजेंट करता है, शनि आगे शनि के लेक्चर में भी हम देखेंगे। जो गरीब लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, या फिर बोले ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो शनि, उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। तो वांट टू हेल्प नीडी एंड पुअर, तो ऐसे लोगों को देखकर वो उनकी मदद करना चाहते हैं। अब शनि क्या करता है, इंसान के इमोशनल साइड को हटा देता है, कम कर देता है, क्योंकि शनि प्रैक्टिकल वाला है कि मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब जिंदगी में कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे कुछ मिल जाएगा। इसलिए वो प्रैक्टिकल बनाता है पर्सन को। तो पर्सन टू मच प्रैक्टिकल होता है। और शनि न्याय के देवता है, तो यदि नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है मून और सैटर्न पर, तो हम बोलेंगे कि वो इंसान जस्टिस के साथ जीता है, न्याय के साथ जीता है। तो यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखें, तो इनको जानते हैं सब, अरविंद केजरीवाल है ना। इनका हम चार्ट देखते हैं, कुंडली। तो हमें दिख रहा है चंद्रमा और मून दोनों, सॉरी चंद्रमा और शनि 1 नंबर की राशि में दिखाई दिया सभी को। दिखाई दिया सभी को। तो हम देख सकते हैं इन्होंने जो पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, उससे पहले इन्होंने क्या किया था, अन्ना हजारे के साथ, अन्ना इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आ, वो हड़ताल थी उसमें बैठे थे, फिर एक पार्टी पार्टी बनाई। और इस पार्टी का मोटो क्या था, पार्टी का मोटो था भ्रष्टाचार खत्म करना। और फिर इन्होंने दिल्ली में वो चीजें की कि लाइट और पानी फ्री मिलेगा। तो लाइट और पानी फ्री मिलने के पीछे रीजन क्या था, इन्होंने रीजन दिया कि लाइट और पानी फ्री मिलेगा। इसके पीछे ये रीजन था कि इंसान पहले से टैक्स भर रहा है, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, लाइक बिस्किट खरीद के लाएंगे, कुछ भी आटा भी खरीदते हैं, पानी की बोतल भी खरीदते हैं, हर चीज के लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं। गाड़ी खरीदते हैं 28% टैक्स देते हैं। तो हर चीज के लिए हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। और जब भी हम ये टैक्स इतना सारा पे कर रहे हैं, प्लस सैलरी भी हमारी आती है, उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो जो इंसान की बेसिक बेसिक नेसेसिटी है, वो तो इंसान को फ्री में मिलना चाहिए ना एक लेवल तक। तो इसलिए उसने कहा कि अब इंसान से हम इतना ले रहे हैं, जो लोग हैं इनसे ले रहे हैं, जनता से, तो उनकी बेसिक नेसेसिटी जो कि लाइट और पानी है, ये हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो क्या ये चीज ऐसा नहीं लगती कि ये सैटर्न इनसे बुलवा रहा है, ऐसा हाँ, लगता है क्या। जस्टिस चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इनमें वो क्वालिटी है जो सैटर्न और मून यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट, मून प्लस मरकरी। अब मरकरी क्या देते हैं? इंटेलिजेंस देते हैं, है ना, मरकरी का सेशन हो चुका है। कम्युनिकेशन स्किल देते हैं। तो जब मन या मून यानी कि मन, माइंड के साथ ही बुद्ध आ गए, तो इंसान का इंटेलिजेंस अच्छा होगा, हाई इंटेलेक्चुअल होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, वेरी गुड कमांड ओवर वर्ड्स एंड आइडियाज। तो इंटेलिजेंट है तो आइडियाज बहुत सारे आ रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सब बहुत अच्छा होगा, है ना। और माँ के साथ भी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहने का की पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि बुध जो मरकरी प्लेनेट है, बुध ग्रह, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंस वाला नेचर है बुध ग्रह का, है ना, प्रिंस है बोला जाता है। तो प्रिंस यानी कि टीनेजर्स में है तो वहाँ फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो जो माँ है वो एक फ्रेंडली रिलेशन होगा माँ के साथ, स्पेशली यदि किसी नेगेटिव प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं है, नेगेटिव प्लेनेट साथ में नहीं है, तो यहाँ फ्रेंडली रिलेशन दोनों के बीच में रहेगा। और एक चीज और आपने सुनी होगी सेशन में, कि मरकरी क्या है? एक म्यूटेबल ग्रह है, जिसके साथ रहता है वैसा ही हो जाता है। तो बेनिफिक प्लेनेट के साथ है, सॉफ्ट प्लेनेट के साथ तो बेनिफिक बन जाता है, क्रूएल के साथ है, मेलेफिक के साथ है, वो मेलेफिक हो जाता है। तो यदि केवल चंद्रमा और मरकरी, बुध अकेले हैं, तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, स्पेशली कौन सा? पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा, वो यदि मरकरी के साथ है तो इनका रिलेशन अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, फ्रेंड जैसा। तो हम देखते हैं, इनको जानते हैं सब, कपिल हाँ, शर्मा, कपिल शर्मा। है ना। तो इनके चार्ट में हम देखते हैं कहाँ पर अवेलेबल है मून और मरकरी, 11 नंबर की राशि में, है ना, दिख रहा है सबको? तो मून और मरकरी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो हम इनको जानते हैं। ये क्यों फेमस है? कॉमेडियन है। और कॉमेडियन के साथ भी क्यों फेमस है? क्योंकि कॉमेडियन में भी ये सबसे ज्यादा क्यों फेमस है? क्योंकि एट अ मोमेंट क्या बोलना है, कैसे किसी की टांग खींचनी है, कैसे घुमा के ह्यूमरस बनाना है चीजों को, है ना, एकदम किस तरह टाइम पर कौन से वर्ड, क्या सेंटेंस फॉर्म करके बोलना है। तो ये क्वालिटी इनको मिलती है। और ये मदर वाली क्वालिटी भी इनके में है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा में मरकरी के साथ और कोई नहीं है। तो मैंने देखा कि जहां भी जाते हैं शो में जनरली माँ इनके साथ रहती हैं, कहीं फॉरेन टूर पे जाते हैं तब भी माँ इनके साथ रहती हैं। तो माँ से बहुत कनेक्टेड है, क्लोज क्लोज है। नेक्स्ट, मून प्लस मार्स, कि चंद्रमा और मंगल दोनों साथ में आए। अब मार्स क्या करता है? बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बनाता है पर्सन को, एनर्जी देता है मार्स बहुत ज्यादा। तो मन में एनर्जी है तो हाइपर एक्टिव थॉट्स बहुत ज्यादा इधर उधर जाएंगे, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहेगा पर्सन, करता भी है वो। पर शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, क्योंकि मार्स गुस्से वाला प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब अभी गुस्सा, फिर गुस्सा ठंडा हो गया, मतलब 1-2 घंटे बाद, कुछ टाइम बाद गुस्सा ठंडा हो गया, और पता नहीं कुछ कुछ करते करते एकदम गुस्सा भी आ जाता है। तो अनप्रिडिक्टेबल है किस तरह से इनका नेचर होगा जब भी मून और मार्स साथ में आते हैं। नेक्स्ट, हाईली कॉन्फिडेंट, क्योंकि मार्स कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है। और जो मन के साथ है तो इंसान में कॉन्फिडेंस और करेज बहुत ज्यादा होता है। और रिलेशन क्या होता है? इम्पल्सिव हो जाता है माँ के साथ। इम्पल्सिव कैसे? कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक अभी माँ के साथ एकदम लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा कहासुनी हो रही है, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, लड़ाई हो गई, फिर कुछ देर बाद क्या होगा? सुबह ऐसा हुआ, शाम को आंखों से आंसू आ जाएंगे दोनों से और गले लगने लग जाएंगे। तो इस तरह से इम्पल्सिव रिलेशन होता है माँ के साथ। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जयललिता, इनको जानता है कोई? हाँ। ये एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और पॉलिटिशियन भी ना। तो इनके चार्ट में हम देखते हैं, तो हमें दिख रहा है मून प्लस मार्स, 5 नंबर की राशि में यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इनके बारे में हम जानते हैं बहुत ज्यादा करेजियस थी। इनका पहले ये एक्ट्रेस थी और बाद में इनका ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने जो ज्वाइन करी, बस उस समय कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में, तो इन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस से अलायंस कराया, बहुत ऐसे काम किए जो पार्टी में और कोई मेंबर नहीं कर सकता था, जबकि ये नया नया नई नई इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, 2-3 इयर्स हुए थे। लेकिन इन्होंने ऐसे काम, ऐसे वर्क अचीव किए जो कि और कोई नहीं कर सकता था। और लेकिन साथ में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, इसके लिए भी बहुत फेमस थी।
आप इसके इनके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, मून प्लस राहु। तो राहु अन अनप्रिडिक्टेबल अनरियलिस्टिक चीजें देता है। तो मून जब साथ में है तो उस पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, अनरियलिस्टिक हो जाएंगी। जैसे कि कोई झोपड़पट्टी में पर्सन रहता है, बोलता है कि मैं भारत का प्रेसिडेंट बनूंगा या अंबानी की तरह बनूंगा। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हम अब ये नहीं बोल सकते पूरी होंगी कि नहीं होंगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। तो अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंसान को ये राहु प्लस मून की वजह से मिलती है। और ये जो एक्सपेक्टेशन मिलती है पर्सन को, तो या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अनरियलिस्टिक वर्ड क्यों यूज किया, कि जो सामान्य लोग नहीं सोचते, सामान्य लोग जिसके बारे में नहीं सोचते, ऐसी चीजों को राहु देता है। राहु बोलता है मुझे समाज के साथ नहीं चलना, लोगों के साथ नहीं करना, मुझे तो कुछ अलग करना है जिससे सब लोग मुझे देखें। एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशंस, तो इमोशनल सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है ऐसे पर्सन की। लाइक हमने जब मार्क्स में बात किया कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी गुस्सा एकदम, कभी फिर हंसने लगेंगे। लेकिन मार्स में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ घंटों का समय। राहु के साथ वे घंटों का समय मिनटों में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम रोने लगेगा पर्सन, फिर कुछ अच्छा लगा तो हंसने भी लगेगा, फिर कभी एकदम गुस्सा हो जाएगा 2 मिनट में। मिनटों में चीजें चेंज हो जाती हैं, एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशन होती है पर्सन के साथ। पर राहु मून के होने के साथ वो हाईली सेंसिटिव भी हो जाता है, क्योंकि राहु क्या करता है, क्वालिटीज को एनहेंस करता है, नेगेटिव क्वालिटीज। तो सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। सेंसिटिवनेस मतलब कि हमने कुछ भी एक शब्द बोला, किसी ने धोखा दिया या किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया या उस पर चिल्ला दिए, डांट दिया, किसी कोई बच्चा होगा यदि मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है तो उसको थोड़ा डांट भी दिया, तो क्या होगा, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, रोने लगेगा, पर ऊधम करने लगेगा। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं और हाईली साइकिक नेचर भी होता है। इनका इंट्यूशन पावर लेकिन बहुत अच्छा होता है। जितनी सेंसिटिविटी होती है उतना ही ज्यादा साइकिक नेचर भी आ जाता है पर्सन में। साइकिक नेचर यानी कि सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो जाता है उस इंसान। और माँ के साथ जो रिलेशनशिप वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि हमने सन प्लस राहु के साथ बात की थी, सेम चीज यहाँ पर एप्लीकेबल। इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इनको जानते हैं सब, राजेश हाँ। खन्ना, है ना, एक्टर हैं। फिर इनके चार्ट में हम देखते हैं तो मून प्लस राहु हमें दिखाई देता है ना, मून प्लस राहु 5 नंबर की राशि में। मून प्लस राहु हमें दिख रहा है 5 नंबर की राशि में। तो हम देखेंगे कि चंद्रमा के साथ यानी कि माँ के साथ पॉजिटिव नेचर कैसा था। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया थोड़ा इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि इनकी जो फिल्म होती रिलीज होती थी तो फर्स्ट शो होता है। तो फर्स्ट जो शो रहता है उस शो में सारे डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस और जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है देखने के लिए। तो इनकी माँ भी हमेशा जाती थी। तो एक बार इसी तरह से एक उसमें गई थी, अ, एक बार इसी तरह एक मूवी का शो चल रहा था, उस मूवी के शो में गई थी। उस शो में जाने के बाद इन्होंने मूवी देखी। और मूवी के लास्ट में आने तक एंड टाइम पे क्या हुआ, राजेश खन्ना मर गए, यानी कि मूवी के अंदर ऐसा रोल था कि वो उनका कैरेक्टर मर गया, डेथ हो गई उनकी। तो उसी समय वो इतनी गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगी, डायरेक्टर को गालियां देने लगी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। बेटा बगल में बैठ के मूवी देख रहा है, वो मूवी में मरा है, लेकिन इतना पॉजिटिवनेस है कि अपने बेटे को मरता हुआ वो मूवी में नहीं देख सकती थी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, जब भी वो कुछ निगेटिव चीजें देखती थी, चोट लग गई या मर गया, ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी और बोलने लग जाती थी। नेक्स्ट, मून प्लस केतु। तो मून प्लस केतु जो होता है वो पर्सन को क्या बनाता है, इंट्रोवर्ट बनाता है ना। पर्सन कैसा होता है, इंट्रोवर्ट, यानी कि अपने अंदर ज्यादा झांकता है, अपने अंदर से ज्यादा बातें करता है। लेकिन उसका इंट्यूशन सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केतु इंट्यूशन बहुत अच्छा देते हैं, राहु केतु दोनों ही। और लेकिन इंसान में कहीं ना कहीं फोबिया जरूर रहता है किसी ना किसी चीज का, या फिर मेंटल डिफिकल्टी होगी, और मेंटली डिटैच रहेगा वो पर्सन अपनी माँ से। इसका एग्जांपल लेते हैं हम डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ मैं फोटो लगाना भूल गया। पर डोनाल्ड ट्रम्प सब जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प कौन है, मालूम है। हाँ प्रभु जी। हाँ ना, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उनका हम चार्ट यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, मून और केतु 8 नंबर की राशि में हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो इनके बारे में मैंने रिसर्च किया, माँ के बारे में, फोबिया के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हम्म। ये दूसरी वाली ब्राउजर वाली स्क्रीन। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो इधर क्या लिखा है यहाँ पर? हाउ डोनाल्ड ट्रम्प मदर डिड एंड डिडंट सेव हिज लाइफ। इसके नीचे हम देखते हैं, वी ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट लर्न फ्रॉम हिज डैड। कि उन्होंने वो बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है वो किससे सीखा है? पिताजी से सीखा है। क्या क्या सीखा है? द कॉन्स, किस तरह से लोगों का फायदा उठाना है, ग्रीड, लालची बनना है, कैसे लोगों को गेम चलाना है, लाइक सरकार से टैक्स कैसे बचाना है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है। व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम हिज मॉम? एनीथिंग? एक क्वेश्चन मार्क। तो पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर है। ये इनके पिताजी हैं, ये माँ है। तो ये पूरे आर्टिकल में इसमें ये बताया है, काफी बड़ा आर्टिकल है। इसमें ये बताया कि अपनी माँ के बारे में कभी बात करना पसंद नहीं करते, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे पर्सन है जो हर टॉपिक पर, हर चीज पर बात करते हैं। इसमें बताया जो दूसरी लेडीज हैं, दूसरों की माँ, उन पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन अपनी माँ के बारे में कभी बात नहीं करते। रिसेंटली इंटरव्यू हुआ, 20 साल हो गए इनकी माँ को एक्सपायर हुए, लेकिन आज तक कभी भी इन्होंने अपनी माँ के बारे में बात नहीं करी। क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी ये आंसर नहीं देते, कुछ ना कुछ टाल देते हैं। तो अपनी माँ से इनका रिलेशन अच्छा नहीं था, मेंटली बहुत ज्यादा डिटैच थे अपनी माँ से। साथ में इनके फोबिया के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो यहाँ पर एक ये चीज मिली, डोनाल्ड ट्रम्प्स लेटेड विजय विजयर फोबिया डेंजरस फ्रूट। ये डेंजरस फ्रूट क्या था? तो यहाँ पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक बार क्या हुआ, एक रैली में गए, तो रैली में जब भी जाते हैं तो ये पहले ध्यान से देखते हैं सारी ऑडियंस को। ये सभी ऑडियंस को देखते हैं ध्यान से, और ध्यान से देखने पर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि किसी के पास कोई फल तो नहीं है हाथ में। फल तो नहीं है, एप्पल, संतरा या टमाटर, इस तरह की चीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको डर रहता है कि ये लोग मुझे फेंक के मारेंगे और मैं मर जाऊंगा। और इसके ऊपर इन्होंने बहुत हंगामा किया। एक बार एक आदमी के हाथ में टमाटर दिख गया था और बोला कि अरे इस पर केस करो, अपने वकील को बुलाया, ये मुझे जान से मारने के लिए आया है, ऐसा है, लोग भी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत हंगामा किया। तो इनको ये फोबिया है कि कभी भी ये पर्सन के हाथ में कुछ टमाटर, फ्रूट्स, ऐसी चीज नहीं देख सकते। तो हमने बात की थी केतु क्या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है ना। तो पिछले जन्म का ये फोबिया इनके साथ आया। फोबिया होता भी क्या है कि पिछले जन्म से हम क्या चीज हमारे साथ लेकर आ रहे हैं। मतलब पिछले जन्म में जिससे हमारी डेथ हुई हो, या ऐसी ऐसा कोई इवेंट जिसको हम भुला नहीं पा रहे, उसको फोबिया बोलते हैं। ओके। तो नेक्स्ट, ये मून प्लस वीनस, ये स्क्रीन दिख रही है सभी को माइंड मैप वाली? यस प्रभु। ओके। नाउ मून प्लस वीनस। अब वीनस क्या है? ब्यूटी वाला प्लेनेट है ना। आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, बहुत अच्छा सुंदर प्लेनेट है। और वो मून के साथ, मन के साथ आ जाए तो पर्सन को क्या देगा? ब्यूटी देगा बहुत। तो ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। स्पेशल पावर ऑफ एक्सप्रेशन, चार्म, मेक फ्रेंड्स इजिली, लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप विद मदर। तो ये सब हम देखते हैं किसमें? ऐश्वर्या राय। आई थिंक इनके बारे में तो आपने डिस्कस किया भी था पहले। तो यहाँ भी, यहाँ हम देख सकते हैं कि मून, वीनस और राहु तीनों एक साथ है। तो मून प्लस वीनस से इनको क्या मिला? ब्यूटी मिली। और राहु प्लस मून है तो यहाँ से क्या मिलेगा इनको? माँ जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है। तो इनके बारे में भी मैंने रिसर्च किया तो पाया। अगेन एक मिनट में शेयर करता हूँ इसको। तो ये हेडिंग है, ऐश्वर्या राय बच्चन इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हर मदर बृंदा राय इन द रेयर पिक्चर शेयर्ड बाय हर। तो यहाँ देखो, उनकी माँ और ऐश्वर्या राय
कितनी शकल मिलती जुलती है, दिख रहा है? मिल शकल मिलती जुलती, काफी सिमिलर, आंखें, नाक, चेहरा, सिमिलर लग रहा है या नहीं? हाँ प्रभु जी, लग रही है बहुत। है ना? तो और यहाँ पर ये लिया दिखा है कि उनका मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हाँ कहीं लिखा था। लिखा है हर मदर Brinda Rai has always accompanied her on various events. Award had has stood by her like a pillar of strength. है ना? तो ये माँ जो है हमेशा इनके साथ खड़ी रहती थी, और वे पॉजिटिव नेचर है बनाता है। पॉजिटिव नेचर क्या है? पॉजिटिव वे में आ, हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भी हम प्रैक्टिकली ऐसा देख सकते हैं। नाउ लास्ट, मून प्लस जुपिटर। तो मून प्लस जुपिटर, अब जुपिटर क्या है? बृहस्पति देव है ना, देवताओं के गुरु। तो यदि मून प्लस जुपिटर ये जब साथ में आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा योग बनता है, जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। एक बहुत अच्छा राजयोग है। तो ऐसा पर्सन क्या होता है? बहुत ज्यादा लकी होता है। लकी है प्लस, तो जुपिटर विजडम देता है। जो देवताओं के गुरु हैं वो सीधे मन को गाइड कर रहे हैं, मन को एनर्जी दे रहे हैं। तो इंसान पीसफुल होगा, स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, फुल ऑफ विजडम होगा। विजडम बहुत होगा ऐसे पर्सन के पास। मतलब उसका जनरली लाइक ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीजें नहीं रहेंगी पर्सन में। और मदर विल वर्क एज ए गुरु। माँ जो है वो गुरु की तरह वर्क करती है। तो इसका एग्जाम्पल देखें हम, इनको भी सब जानते होंगे हाँ। ना, कपिल देव। तो कपिल देव के बारे में क्या फेमस है? क्यों ये फेमस हुए? क्रिकेट के कारण। हाँ, क्योंकि जो 83 फर्स्ट, में वर्ल्ड कप मिला। हाँ 1983 में जो वर्ल्ड कप था, पहली बार इंडिया को इन्होंने जिताया था। और किसको हराया था? वो थर्ड वर्ल्ड कप था क्रिकेट की इस पूरी दुनिया। वेस्ट इंडीज जो वेस्ट, बहुत तावर टीम थी। हाँ उस समय कोई दुनिया में किसी टीम में ताकत नहीं थी कि उसको हरा सके। उसको हरा के इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये लक वाला फैक्टर नहीं है क्या इनका, कि ऐसा काम करना जो कोई और नहीं कर सकता था। और उस समय इनको टीम कमान को लिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। यंग कैप्टन थे, नए नए कैप्टन थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मून प्लस जुपिटर यहाँ दिख रहा है, चंद्रमा और जुपिटर साथ में, और 8 नंबर की राशि में। कभी इनका स्पीच सुनिए किसी ने, इनको बोलते हुए न्यूज चैनल पर या कहीं, सुना है किसी ने? यस प्रभु जी, उन्होंने वो, हाँ। है ना? तो इनकी आवाज कैसी है? गंभीर, बहुत धीरे धीरे सोच समझ के बोलना, पोलाइट वे में बोलना, है ना? ऐसा इनका नेचर है यस प्रभु। ना। तो इनके बारे में और रिसर्च किया, मास से रिलेशन कैसा है ये मैंने देखा। तो मुझे 2 न्यूज मिली। देखता, मदर्स डे, सी वॉज द स्ट्रेंथ बिहाइंड माई राइज, कपिल देव ने बोला। ऑन इंटरनेशनल मदर्स डे, कपिल देव टॉक्स अबाउट हिज मदर राजकुमारी स्टूड बाय हिज रिजॉल्व टू बिकम अ फास्ट बॉलर। जो हमेशा खड़ी रही, जिन्होंने इनको फास्ट बॉलर बन के जो सपना था उसको पूरा करने में इनको सपोर्ट किया। एक और आर्टिकल मिला, उसमें लिखा था, फॉर फॉर कपिल देव, हिज कोच इन चंडीगढ़, देश प्रेम आजाद, was the world he saved his cricket, but Rajkumari Lajvanti, his doting mother, saved his life. It was a wonderful relationship as the mother stood as by her son's resolve to become a fast bowler. There was resistance from his father, who wanted Kapil to concentrate on his studies, but Kapil had set his eye on the India game. He had seen a poster of G.R. Biswanath and just wanted to play for India. The biggest support came from his mother, who stood him by who stood by him like a rock. तो हम देख सकते हैं माँ की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिला लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। पिता क्या चाहते थे? पढ़ाई करो, खेलने में क्या रखा है। तो हम देख सकते हैं चंद्रमा और शनि दोनों साथ में। और ये हमने सूर्य के क्लास में हमने सीखा था, सैटर्न और सन साथ में होते हैं तो क्या होता है? पिता से रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना। योगी जी का एग्जाम्पल देखा था हमने,
या कपिल देव की भी एग्जाम्पल में हमने दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं, सन प्लस सैटर्न, जुपिटर प्लस मून। ओके, तो आज के सेशन में हमने सारी बातें की। अभी किसी को यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई परेशानी, बताइए। यस मदद, निधि मदद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन पिछले सेशन का था। एक्चुअली मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हाँ सन जो हाँ 1 डिग्री हाँ, वो। याद आया मुझे। Yes, प्रभु हाँ, जी। लास्ट में मुझे भी याद नहीं रहा। जी, मुझे भी याद नहीं रहा। हाँ। तो आपका एक क्वेश्चन तो, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए जरा। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि 1 डिग्री कैसे, मतलब मेरा ये था कि सन तो स्टेबल है हम्म और जबकि बताया गया था कि 1 डिग्री वो मूव कर जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि कैसे होता है ये? ओके, आपका क्वेश्चन था कि सन स्टेबल है और सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ भी चारों तरफ घूम रही है ना? तो फिर हम Yes. सन को 1 डिग्री कैसे ले रहे हैं, है ना? जी जी जी। ओके, ठीक ठीक है। तो एक्चुअल में, अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको ये कैसे पता चला कि सन स्टेशनरी है और अर्थ घूम रही है? मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको फर्स्ट ये पता चला? नहीं प्रभु जी, मुझे बस इतना पता है कि अ, मतलब सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हम्म, हैं। आई नो सन भी कहीं घूम रहा होगा, बट कभी ऐसे लिटरली कहीं पढ़ा नहीं कि सन भी मूव हाँ बिल्कुल। करता है। तो वही तो हमने करता स्कूल में ये होगा, सब पढ़ा है बट ना? ऐसे पढ़ा नहीं है। जी जी जी। स्कूल में जो साइंस की बुक्स थी, उसमें हमने पढ़ा है कि जो सूर्य बीच में है और सारे प्लैनेट्स वहां घूम रहे हैं, है ना? पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो हम यदि और डिटेल में इसको देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में आप देखो, जैसे स्पेशली सूर्य सिद्धांत है वहां पर, और जो मॉडर्न साइंस है, तो एक्चुअल में दो वैरायटी चलती है। एक होता है, दो तरह के मॉडल हैं, एक को बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल और दूसरे को बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब क्या है, जो मॉडर्न साइंस फॉलो करता है कि सन को हमने बीच में रखा और सबको घुमा दिया, सारे प्लैनेट्स। हमारे स्क्रिप्चर्स क्या फॉलो करते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब अर्थ, अर्थ को बीच में रखा और सारे प्लैनेट्स और जो सूर्य हैं सबको घुमा दिया। तो इसमें दोनों में सही कौन सा है? तो जो हमें आंसर देगा सही, वो सही माना जाएगा, है ना? प्रैक्टिकली तो दोनों से कैलकुलेशन करके देखा हमने, तो देखा कि दोनों से ही हमें आंसर सही मिलते हैं। किसी भी प्लेनेट की हमें पोजीशन पता करनी है, किसी भी मतलब सन की, मून की, किसी की पोजीशन पता करनी है, तो दोनों से ही करेक्ट आंसर मिलते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया, दोनों मॉडल एकदम अपोजिट लेकिन आंसर दोनों से सही आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आया है क्या दिमाग में आपके? प्रभु जी कुछ साइंटिफिक होगा तो। हाँ, तो रिसेंटली क्या हुआ, कुछ साल पहले, 5 या 8 10 साल पहले, आ, ये डिस्कवर हुआ है कि एक्चुअल में एवरीथिंग इज मूविंग, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी चीज रुक गई इस यूनिवर्स में, हर चीज घूम रही है, तो वो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो कृष्ण ने इस तरह से डिजाइन किया इस सबको कि सन भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, सारे प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी घूम रही है। तो एक्चुअल में गोल नहीं घूम रहे, ये सब हेलिकल घूम रहे हैं। आपको एलिप्टिकल। हेलिकल घूम रहे हैं, हेलिकल, हेलिकल, यस प्रभु जी, yes। है ना? हेलिकल आपको पता होगा ना, हेलिकल क्या हेलिक्स होता पढ़ा है? है मैंने, हेलिक्स पढ़ा है प्रभु जी हम लोग ने साइंस में। ओके, डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हेलिकल इस वे में घूम रहे हैं। एक वीडियो है, मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, उससे और क्लैरिटी आएगी। तो एक्चुअल में क्या है, हर कोई मूव कर रहा है। तो आप कैलकुलेशन कैसे किया जाए, हर कोई मूव कर रहा है? तो इसमें फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव वेलोसिटी, जी जी। रिलेटिविटी, है ना? तो वो चीज हम यूज करते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स भी यूज करते हैं, इवन मॉडर्न साइंस भी यूज करता है। किसी भी प्लेनेट, किसी की भी पोजीशन पता करनी है, उन्होंने क्या किया, सन को रेफरेंस मान लिया, उसको स्टेशनरी मान लिया और सबको घुमा के कैलकुलेशन कर ली। हमारे स्क्रिप्चर्स ने क्या किया, अर्थ को सेंटर मान लिया क्योंकि हम अर्थ पर रह रहे हैं, उसके बाद सारी कैलकुलेशन कर ली, जी है प्रभु ना? जी एक जी जी। जी मतलब, जी प्रभु जी, आपका मतलब आंसर पूरा हो गया? हाँ लगभग। आप इसी से रिलेट कुछ है जी या जी, फिर? मैं यही पूछ रही थी कि प्रभु जी दो तरीके के मूवमेंट है। एक तो एक्सियल मूवमेंट है, मतलब एक्सिस पे हाँ, मूव करना, और एक ऐसा, है कि किसी के चक्कर काटना। हाँ लाइक ऐसे, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है एंड हम्म, के चक्कर भी हाँ लगाती है, दोनों, मतलब सूर्य के। बिल्कुल, तो सन का क्या प्रभु जी दोनों, मूवमेंट हम। जितनी भी अच्छा। बॉडीज हैं,
जितनी भी बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे हम, इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, हर कोई एक्सिस पर भी घूम रहे हैं और एक्सिस के साथ ऐसे भी घूम रहे हैं, क्योंकि दोनों मूवमेंट में से कोई भी रुक गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो लाइक सन भी किसी के चक्कर लगा रहे होंगे, बट वो हायर ग्रेविटी होगा उसका मतलब। हाँ, तो यदि हम उसमें और जाएं, जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, भागवतम में भी 5th कैंटो में बताया गया है कि पूरी हर कुछ घूम रहा है, फिर कुछ तो होना चाहिए ना इस सेंटर में जिसके अराउंड घूमेंगे, यस यस। कुछ तो फिक्स होना चाहिए। और वो क्या जी। है? ध्रुव तारा, ध्रुव लोक, पोल स्टार। ओके। तो हाँ, पोल द स्टार, सेंटर ऑफ हाईएस्ट ग्रेविटी। हाँ, तो आप ऐसा समझिए, कभी आपने वो देखा है, मेले में जाते हैं, बच्चों का झूला रहता है कि एक डंडा रहता हम्म। है, उससे रस्सियां आती हैं, घोड़े रहते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, यस घोड़े यस चारों तरफ सर, घूमते यस हैं। सर। तो आई जो हैव ऊपर का सीन। जो टॉप पार्ट है वो पोल स्टार है। उसमें से डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेस राइट। थे वो प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए। पर किसी की रस्सी छोटी है, किसी की रस्सी बड़ी है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई इधर है, कोई इधर है, और ये सब घूम रहे हैं। राइट रोजी, थैंक यू रोजी, बहुत अच्छे से बताया आपने। एक बताइए, मैं आपको हाँ, एक वीडियो सेंड करूंगा ग्रुप में, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। जी जी, थैंक यू रोजी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये गैलेक्सीज और ये सब लोग मूव करते हैं, ये मैंने डिस्कवरी चैनल पे बहुत पहले देखा था अच्छा। कि एवरीथिंग इज मूविंग। हम्म। बट अभी मैं रिलेट कर पाई उसको। हाँ, क्योंकि तो मॉडर्न साइंस पता नहीं यहाँ तक, ध्रुव लोग तक, ध्रुव तारे तक पहुंच पाए हैं या नहीं, पर हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है। क्योंकि हम देख लेंगे कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। लाइक कभी आसमान में वो देखा है, सप्तऋषि तारामंडल, कालपुरुष हम्म। तारामंडल, देखा है ना? यस, यस हाँ, रोजी। और वो हमेशा जगह बदलते, सेम जगह नहीं आते हाँ हाँ, ये तो आप सही हैं? कह रहे हैं। मतलब वो हाँ, कहीं, हम कहीं और होते हैं तो वो हमको आसमान की किसी और दिशा में मिलते हैं, जैसे हाँ, नानी के घर में कहीं और दिखते थे। हाँ, अब जब इधर ददियाल में होते थे तो कहीं और दिखते थे। तो हाँ, ये सच बात है। हाँ, लेकिन कौन चेंज नहीं होता? ध्रुव ध्रुव हाँ, तारा। तारा। ध्रुव तारा, यस। ना, वो सप्तऋषि तारामंडल कहीं पर भी हो, लेकिन उससे हमें यदि वो लाइन बना के देखना आता है तो ध्रुव तारा एक ही जगह मिलेगा। तो जो चीज सेंटर में है वो कभी चेंज नहीं होती। राइट रोजी, राइट। ओके रोजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ, ईश्वरी राधिका माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वो ये मेरा एक प्रश्न था, ये जो आज आपने पढ़ा, मैं थोड़ा सा इससे पहले की क्लास में आपने या प्रभु ने बताया माता जी, था कि आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस और माता जी। हाँ, कोई आपने पहले भी पढ़ा था या फिर तरनताम प्रभु ने पढ़ा था, लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ओन साइन कैंसर मून का, हाँ, हाँ। ये ओन साइन मतलब क्या है? ओन साइन, जैसे आपने अभी वीनस के क्लास अटेंड करी होंगी ना, वीनस, शुक्र की और मरकरी की। तो वहाँ ओन साइन मतलब ऐसी कुछ राशियां हैं जिसको जो ग्रह हैं कंट्रोल करते हैं। तो शुक्र की राशियां कौन कौन सी हैं? टॉरस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वृषभ, और लिब्रा यानी कि तुला, है ना? मरकरी में आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी दो राशियां थी, मिथुन राशि, जेमिनाई, वर्गो जेमिनी। वर्गो, या वर्गो और जेमिनाई। तो इसी तरह चंद्रमा के पास एक ही राशि है जिसको वो कंट्रोल करते हैं, वो है कैंसर यानी कि कर्क। हिंदी में कर्क बोलते हैं उसको। मतलब कंट्रोल करते हैं, मतलब क्या होगा फिर? कंट्रोल करते हैं यानी कि लाइक, जैसे हम बोलेंगे सूर्य ग्रह के सूर्यदेव मालिक है, तो हर राशि कोई मालिक है। तो कर्क राशि के मालिक हैं चंद्रदेव, चंद्र। चंद्रमा। हम्म। तो एक और क्वेश्चन था। हम्म। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सन और राहु जिनका एक साथ में है, एक्सट्रीम पोजेसिवनेस विद फादर, हाँ। रिलेशन बैड है या गुड है, दैट डिपेंड। हम्म। जैसे आपने रोशन का एग्जांपल दिया था, हम्म। तो ये एक्सट्रीम पोजेसिवनेस विद फादर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है? किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? ये एक्सट्रीम पोजेसिवनेस विद फादर मतलब एक्सट्रीम इसका। पॉजिटिवनेस लाइक, यदि बैड यदि बैड रिलेशनशिप है, मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, एक दूसरे को हराना चाहेंगे कि ये मेरी मेरी बात मान ले, पिता चाहेगा बेटा मेरे अकॉर्डिंग चले, बेटा चाहेगा पिता मेरे अकॉर्डिंग चले। और अच्छा, पॉजिटिव वे में क्या होगा रिलेशनशिप, जैसा ऋतिक रोशन के साथ था,
उनके पिताजी का। क्या था कि बेटे को प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उन्होंने हेल्प की, बेटे का कैरियर बनाने में उन्होंने हेल्प करी, बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, कॉलेज छोड़ने जाना है, हमेशा उनके साथ खड़े रहना। और एक क्वेश्चन था प्रभु, जैसे अभी आपने आज के क्लास में जब हम पढ़ रहे थे कोर हम्म, सिग्निफिकेंस या फिर कुछ, हम बोल रहे थे कि अगर मून स्ट्रांग है तो ऐसे होगा, मून वीक है तो ऐसे होगा। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे समझना है कि मून स्ट्रांग है या वीक सीखेंगे है? अच्छा। सीखेंगे, हम ये सब सीखेंगे राशियां पढ़ने के बाद, फिर ये सब हम सीखेंगे। हाँ। और हम्म, लास्ट क्वेश्चन था मेरे, हम्म, लास्ट जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें एक पर्सन का मैंने किया था, जहाँ पे आपने होमवर्क दिया था उसमें सन और सैटर्न उनका साथ में है, लेकिन फादर के साथ रिलेशनशिप बुरा नहीं है। हम्म, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके। सन और सैटर्न साथ में है, जबकि हमने पढ़ा था रिलेशन खराब होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। मतलब हाँ एक्सपेक्टेड बिल्कुल। था। तो लेकिन इस हाँ, सेपरेटेड है, वो अपने फादर से दूर रहते हैं डिस्टेंस वाइज, ओके। लेकिन रिलेशन बहुत अच्छा है। तो हम्म, ये कैसे है? ओके, तो इस चार्ट को आप संभाल के रखिए, है ना। अच्छा। कुछ सेशन जब हमारी राशियां हो जाएंगी ना, तो इस अच्छा। चार्ट को हम लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है ना। तो वैसे तो सैटर्न वाली क्लास में नहीं बताया था, या तो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर मेंटल या फिर फिजिकली वो दूर रहेंगे हमेशा, है ना। और लेकिन फिर भी इतना अच्छा यदि रिलेशन है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा उनकी कुंडली में, पिताजी से रिलेटेड। तो वो क्या है, उसके लिए पूरी नहीं, कुंडली। एक वक्त पे दोनों का ये था, लेकिन अब ठीक हो गया। हाँ मतलब साथ में रहते हैं तो परेशानी है, दूर रहते हैं तो अच्छा रिलेशन अच्छा। है, हाँ, ऐसा होगा ऐसा ना। ही ऐसा ऐसा ही कुछ। हाँ, वो सैटर्न की टेंडेंसी की वजह से जब भी साथ में रहेंगे तो मेंटल डिस्टेंस आ जाएगा, और फिजिकली डिस्टेंस रहेगा तो मेंटल डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वो एक और क्वेश्चन इफ यू अलाउ, मेरे एक स्टूडेंट हाँ। का मैंने किया था, एक्चुअली हम्म, उसको जानना था कि हम्म, उसका ये तरुण कांति प्रभु ने पढ़ाया था कि जब हम एक फर्स्ट हाउस में पहला राशि हो, सेकंड हाउस में दूसरा राशि हो, तो इसको काल पुरुष हॉरोस्कोप कहते हैं। हाँ, तो उसका ये है, तो उसको जानना है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है, उसका ये हॉरोस्कोप है, मैंने करते वक्त देखा तो मेरे को कुछ नहीं पता था, वो छोटी हाँ, स्टूडेंट है तो जानना चाहती है थोड़ा, दो हाँ, एक बस लाइन बता इसके लिए देंगे उसको? इसके लिए अभी काफी सारी चीजें जानना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे तो अभी ठीक हम है। प्लैनेट्स के बाद राशियां करेंगे, और राशियों के बाद हम वो करेंगे कि किसी का भी आप चार्ट उठाओ, कुंडली उठाओ, उसमें कहीं कहीं प्लैनेट बैठे होंगे, लाइक सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, उन सबको हटा दो। ऐसा सोचो कि वो है ही नहीं, उन सबको हटा दो, और फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि इसकी जिंदगी किस तरह की है। वो डेफिनेटली सही होगी, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। हरे हम्म, कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो बताया कि चंद्र और गुरु साथ में रहते हैं, हम्म, तो मतलब माँ गुरु के रूप में रहती है वो व्यक्ति के हम्म, लिए। मेरी छोटी बेटी का है प्रभु जी ऐसा, हम्म, और वो 8 इयर्स की है। ओके, तो वो सुनती है, मतलब वो मानती भी है जो मैं बोलती हूँ वो, हम्म, लेकिन वो बहुत इमोशनल है। हम्म, तो वो मतलब बहुत कुढ़ती है, बहुत रोती है, तो वो बहुत हम्म, दुखी है। तो मैं समझना चाह रही थी कि मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ कि वो उसके इमोशनल स्टेट से बाहर आके खुद की सेल्फ केयर में रहे, खुद की हेल्प हम्म, कर सके। हम्म। ओके, मतलब बस थोड़ा सा वेट कीजिए, वो राशियां हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। उनका Yes. किसी इमोशनल राशि में होगा, चंद्रमा किस राशि में उनका? चंद्रमा जो है वो चौथी राशि में है प्रभु जी। फोर्थ में ना, कैंसर, कर्क में। तो आज ही हमने कर्क में। जाना था कि, अब मैंने एग्जांपल ही दिया था कि कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं। हाँ प्रभु जी, उसको सबकी केयर करनी रहती है, खुद की छोड़ के। हाँ, क्योंकि केयरिंग में ये अभी हम राशियां पढ़ेंगे ना तब आएगा कि मतलब कर्क राशि वाले ऐसे लोग होते हैं, किसी ने उनसे हेल्प मांगी या सामने कोई परेशान है, तो उसके जैसे यदि कोई पर्सन भूखा है कर्क राशि वाला, उसके पास दो रोटी है और सामने वाला भूखा है, तो वो दोनों रोटी सामने वाले को दे देगा। बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन ना प्रभु जी। हाँ, उसके लिए वो बहुत सेल्फ डिफिकल्ट केयर होता है। में कैसे मतलब रह सके, वो उनको सिखाना बहुत जरूरी है। और मतलब वो, क्योंकि मुझे आज पता चला, वैसे भी देखा है मैंने कि वो हम्म, मेरा कहना मानती है। हम्म, तो मुझे लग हम्म, रहा है, बहुत मेरा कंसर्न है कि मैं उसको वो सिखाऊं कैसे कि वो अपने सेल्फ हम्म। केयर में रहे। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो क्या है, बड़े होने के बाद दुनिया बहुत
यूज करती है ऐसे हाँ लोगों का, फायदा प्रभु जी, उठाती है। उसकी बड़ी बहन भी उसका बहुत मिसयूज कर देती है, इसीलिए बहुत रोती है वो। उसको अपनी बहन दीदी के लिए बहुत कंसर्न है, मतलब वो जैसे हाँ आपने बताया ना, दोनों रोटी दे देंगी, वो हाँ ऐसी ही है प्रभु जी कि वो हाँ। कुछ भी अपनी दीदी से शेयर किए बिना नहीं खा सकती वो। लेकिन उसकी हम्म दीदी जब उसको हर्ट करती है ना, तो शी फील सो बैड कि वो फिर उसको बहुत ज्यादा टूट जाती है अंदर से। हम्म तो वो मैटर में मुझे उसको बहुत हेल्प करना है। बिल्कुल। है ना, अभी थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ेगा तो फिर आप खुद से थोड़ा एनालाइज कीजिए, है ना। फिर हाँ लास्ट में बताना आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, आपने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें अप्लाई करके देखा, है ना। फिर हम डिटेल में इस पर हाँ। डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स एक दो पॉइंट तो मैंने देखे हैं प्रभु जी हम्म कि जब वो बहुत रोती है ना, तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, रोने हम्म से डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। मतलब मैं हम्म बोलती हूँ कि हेमांगी तुम कैसे एक ही सुर में रोई जा रही हो, थोड़ी चेंज तो करो, वो ट्रैक्टर वाला ही तुम लगाए जा रही हो, और फिर तुम अब तो मिक्सर के जैसे चल रही हो। तो फिर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर मैं बोलती हूँ कि अरे तुमको एक्चुअली रोना था ही नहीं, तुमको तो हंसना था, इसलिए हाँ तुम सही। है ना ये तरीके ढूंढती हो रो रो के हंसने के हम्म तरीके। तो देन बिल्कुल। शी फील स्पेसिफाइड प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए, है ना उनको, और तरीके अप्लाई कीजिए, है ना। फिर हम लास्ट में मतलब आफ्टर 1.5 मंथ्स बाद इस पर फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी है ना। मच। एटलीस्ट हम उनका नेचर तो समझ पाए आखिर ऐसा क्यों हाँ राइट। है ना, आइडेंटिफाई कर पाए। पर उनके साथ ये बहुत अच्छा है, चंद्रमा गुरु साथ में है तो लकी बहुत है अपनी लाइफ में, है हाँ ना। प्रभु जी, लकी बहुत है। आपने और बोला ना गज के श्री हाँ, गज योग है केसरी वो। योग, हाँ। और उनको इंटरनली विजडम है, सीधे देवगुरु बृहस्पति उनको गाइड कर रहे हैं, और वो भी 4 नंबर की राशि में, यानी कि 4 नंबर में वो सबसे ताकतवर होते हैं, सबसे पावरफुल। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। तो देखिए, हर पॉजिटिव के साथ कुछ निगेटिव भी रहता है, तो जो इमोशनल नेचर है तो उसके लिए ट्रेनिंग थोड़ी जरूरी है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें किसकी हेल्प करनी है किसकी नहीं करनी है। राइट प्रभु जी, हम्म, क्योंकि ऐसे लोगों को चीट बहुत कर देते हैं सब लोग, बिल्कुल। तो बहुत जेन्युइन फायदा उठाते जेन्युइननेस पता करना रहता हैं। हाँ है, ये उनको दीदी सीखना बहुत है। फायदा उठाती है उसकी। उसकी दीदी बहुत फायदा उठाती है हम्म, उसका। जी माता जी। और सीता माता जी, आपका क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर सेकंड हाउस में मून होता है तो क्या करना चाहिए, अगर गुस्सा हो तो, या फिर इम्प्रेस खुश करने के लिए। तो वो क्या सारे था? हाउस को अभी सीखेंगे, सेकंड हाउस में ही रहता है कि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, प्रसाद खिलाओ अच्छा अच्छा। अच्छा प्रभु जी, अगर वो दूर हो तो वो दु फोटो भेजना। नहीं, फिर वो दुखी हो जाएंगे ना। हाँ फिर तो दुखी हो जाएंगे ना। पर आजकल तो ये चीजें ना ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, हाँ, बात सही है। है ना, टेक्नोलॉजी का प्रभु, यूज कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, लाइक दूसरा ये कि मेरा 12वें घर में है चंद्रमा, तो उसका क्या इफेक्ट है? पढ़ेंगे हाउस, अभी पढ़ेंगे जैसे ये प्लैनेट्स कंप्लीट होती हैं देन हाउस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राशि पढ़ेंगे, और फिर लाइफ पैटर्न वगैरह आगे की जर्नी चालू होगी, वो प्रैक्टिकल चीजें चालू हो ओके जाएंगी बहुत सारी, है ना। बस थोड़ा ओके सा वेट कीजिए, पेशेंस। ओके। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, नो क्वेश्चन। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच प्रभु प्रभु जी। जी। थैंक यू हरे वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत देव प्रणाम। जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु, सॉरी। हाँ माता जी बोलिए। देव जी, आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मतलब कहाँ चोट कैसी, मतलब मैं जानना हाँ, चाहती मेरे थी। पैर में लगी है, थोड़ा वो पैर को मोड़ने में, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर ठीक है, इतना ज्यादा कुछ नहीं था, हेलमेट पहना था मैं तो बच गया सर। ओह, थैंक गॉड। प्रभु जी, पता है हाँ। हमारे यहाँ भी ऐसे ही चौराहे पर एक किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उनको भी सर पे लगी थी, खून गिरा था बहुत सारा उनका। ओ। तो हो सकता है कुछ ग्रह नक्षत्र ही ऐसे होंगे। हम्म बिल्कुल। शिवदेव ने प्रोटेक्ट कर लिया ज्यादा कुछ। क्या माता जी? मैंने बोला नृसिंहदेव ने प्रोटेक्ट कर लिया, बहुत हाँ ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे ही हो गया। हाँ, नरसिंह देव ने प्रोटेक्ट कर लिया, और चार्ट में मैंने
आते ही देखा कि ऐसा क्या था कि उस समय हुआ, चेक जी किया, जी। तो मुझे दिखा कि मतलब स्पेशली गुरु महाराज की मर्जी थी कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया उस समय। अरे और एक्चुअली एक बार नहीं, 2 बार मैं उसी दिन सेम टाइम विद इन 5 मिनट 2 बार एक्सीडेंट होने से बचा था। पहले एक बड़ी बस से जो कि नॉर्मल सिटी बस होती है, उसके बाद फिर सामने स्कूल बस आई थी, उसकी वजह से फिर मैं साइड में गिरा था, और गिरते समय वो स्लोप था, ऐसे तो मैं बाइक से ऐसे नीचे आया था गया, और मैं आ रहा था और बगल में ही बस का पहिया निकल रहा था, मतलब बस। हाँ। तो प्रभु जी प्लीज गुरु गाइड। महाराज ने प्रोटेक्ट किया, बचाया। कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, आप क्लास कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज गाइड। हाँ नहीं, अभी हम तो ठीक है। हम बहुत आगे तक पढ़ लेंगे, बट लाइफ इज वेरी। थैंक यू अब माता जी। कोई क्लास की प्रभु जी जल्दी आपने बोला सेक्शन तो तो हम सबने आपके लिए प्रार्थना की, निधि माता जी ने हाँ तो एक्स्ट्रा चैंटिंग भी की हाँ, आपके उसके लिए लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सबने प्रार्थना मुझे किया इतना, उस वजह से मैं सही में रिकवरी बहुत फास्ट हुई, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिकवरी हो जाएगी। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने बस बैंडेड लगाई है और रिकवरी हो गई। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतना केयर किया, प्रार्थना किया। मेरी मदर बहुत कंसर्न थी, वो कुछ नहीं। तो उनको भी थैंक यू बोलिएगा मेरी तरफ यहाँ से। इतने अच्छे अच्छे डिवोटी से सबने प्रार्थना किया प्रभु आपके हाँ, लिए। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ आपके सभी के लिए। हरे कृष्ण माता जी। मेरे को प्लास्टर चढ़ा है पैर में। एक्चुअली मम्मी की भी फ्रैक्चर हो गया था, हमारा तारीख को ओ 12 को। ओ, अच्छा, अभी अभी कैसा है फ्रैक्चर, अभी पैर कैसा है? ठीक है। अच्छा अब अच्छा। ठीक है, अभी मतलब रिकवरी थोड़ा एज की वजह से लेट हो रही है, लेकिन हो रही है। हाँ आज एक्सरे कराया था तो उन्होंने कहा हाँ, अभी 10 दिन और लगेंगे घाव भरने में। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए जल्दी रिकवरी हो जाए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। हाँ थैंक यू नमस्ते। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी एक और क्वेश्चन आ गया है, आपने हाँ बोला तो उस पे से एक और क्वेश्चन आया। हाँ एक्चुअली जो ये सीता माता जी है ना, मेरी हाँ बड़ी हाँ बेटी, हाँ, ये एक्चुअली मेरे पेट में थी, तो मैं भी ऐसे बस से गिर गई थी। अच्छा। और बस के पीछे का जो पहिया होता है ना, उसके पीछे गिरी थी मैं। ओ। तो पता नहीं कैसे मैं पूरी बस के नीचे चली गई, आई डोंट नो कैसे हुआ वो। हम्म पूरी बस के नीचे चली गई और बस मेरे ऊपर से जा रही है, मैं बस को देख रही हूँ, मेरे हाथ में बीट बैग है। बीट्स तक मेरे हाथ से छूटा नहीं, बीट्स भी मेरे हाथ में ही था, क्योंकि मैं चैंटिंग करते हुए ही चढ़ी थी। तो हम्म वो मुझे मतलब ये भी क्या वो गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है, मैं ये समझ रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी एक छोटा सा स्क्रैच आया होगा मुश्किल से, वो भी मतलब हम्म, ऐसा नहीं था कि स्क्रैच कहा जाए। और बिल्कुल। जो लोग मुझे देख रहे थे कि ये पूरी बस के नीचे चली गई, बस इसके ऊपर से जा रही है, मतलब मुंबई की बात है प्रभु जी, ये तो बेस्ट हम्म की बस बहुत बड़ी होती है, हम्म बॉडी उसकी बहुत बड़ी होती है। तो सब लोग देख के इतने एकदम, उनको लगा अब तो ये मर गई, इसका सिर फट जाएगा और ये मर जाएगी। और मैं पूरा देख रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे वो बस चली भी गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो मुझे यही समझना था कि वो उसका रीजन भी यही था क्या जो आप बता रहे हैं, हाँ, हो सकता है आपके गुरु सीन कृष्ण की में। कृपा, वो डिपेंड करता है कि और जिस समय। एक्चुअली नरसिंह हम्म, नरसिंह देव का ये बैच लगा हुआ था मेरे बीच बैच अच्छा। पे, हाँ, तो नरसिंह कृपा भी थी। डेफिनेटली सभी सारी कृपा थी, और और स्पेसिफिक हम चार्ट और देखकर पता है देख सकते प्रभु हैं उस जी, समय का। मतलब मैं सीता को भी मेरे पेट में, उसको भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो समझी थी कि हम्म कुछ अंदर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। और एक्चुअली हम्म मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास में ही जा रही थी, और वहां पे जाके फिर सोनोग्राफी कराया, तो हम्म कुछ भी ना मुझे कुछ हुआ ना उसको कुछ हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। हम्म और प्रभु जी पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा था कि मैं बाथरूम में कितने बार स्लिप होते होते स्ट्रेच होके भी मैं खड़ी रह गई, दैट वाज। और कपड़े धोते हुए, मतलब साबुन का पानी है अंदर, और फिर भी मैं खड़े रह गई। तो मुझे नरसिंह देव का तो खैर पूरा लगता ही है कि नरसिंह देव ने बहुत बचाया। बट मैं हाँ ये एज पर हॉरोस्कोप भी समझना चाह रही थी कि क्या ये भगवान और गुरु की कृपा से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है, राइट? हाँ, बिल्कुल माता जी, उसी से हो सकता है। और एक्चुअली हम जिस समय हमारे साथ एक्सीडेंट होता है ना, उस समय प्लैनेट्स कहाँ पर है, उसको बोला जाता है हम्म। ट्रांजिट, गोचर। ओके उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, और मतलब चीजें एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करते हैं अपने चार्ट में। अच्छा, ओके तो प्रभु उसके जी, लिए वो मतलब वो एग्जैक्ट भी हम टाइम बाद पता में। होना चाहिए कि किस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ओके मतलब वो भी हम बाद में, जो आप प्लेनेट वाला मतलब नक्षत्र हम्म, वगैरह वो सब सिखाने वाले हैं, उसी में ये भी आएगा ना प्रभु?
नहीं, ये नक्षत्र अलग है, ये ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक बहुत यू। समय ले लिया। हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण। देन आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा।